तो वेलकम बैक टू नेक्स्ट सीरीज़ के सेट नंबर 27 एंड 28 में रिवीजन सीरीज़ में। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, इसके हैंड फ्री जो नोट है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट हमारे चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये सेट नंबर 27 एंड 28 जिसके जो कि एडवांस सेट दूसरा और तीसरा एक साथ लिया हुआ है, क्योंकि वीडियो आने में थोड़ी सी देरी होगी तो दोनों पीडीएफ को हम एक साथ कवर करके चलते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो सेट नंबर जो दूसरा है उसका पहला क्वेश्चन ये है, मेले से संबंधित है कि बटेश्वर मेला जो है वो कहाँ पर लगता है। बेड़ेश्वर मेला। तो बेड़ेश्वर मेला जो है वो डूंगरपुर जिला राजस्थान में लगता है। कहाँ पर लगता है? डूंगरपुरा जिला राजस्थान में। ये आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। पूछा जाता है आपसे, आदिवासियों का महाकुंभ किसको कहा जाता है? तो बेड़ेश्वर मेला को कहा जाता है। राजस्थान के और मेले की बात कर लेते हैं। तो पुष्कर मेला जो है और मरुस्थल पर्व जो है वो कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। ये कितने दिन मनाए जाते हैं? तो पुष्कर मेला और मरुस्थल पर्व ये 3 दिन मनाए जाते हैं। कितने दिन? 3 दिन। और कहाँ पर मनाए जाते हैं? तो जैसलमेर में ये मनाए जाते हैं। कहाँ पर? जैसलमेर में ये मनाए जाते हैं। कोलायत मेला की बात कर लेते हैं। तो कोलायत मेला कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर में ये मनाया जाता है, राजस्थान के बीकानेर में। गणगौर जो है नृत्य है, गणगौर मेला जो है वो कितने दिन मनाया जाता है? तो 18 दिन मनाया जाता है। ये भी कहाँ का है? ये भी राजस्थान का मेला है। गुजरात की बात कर लेते हैं। तो चित्र विचित्र और शामलाजी। चित्र विचित्र एक पर्सन थे, वो गुजर गए। कब? शाम को गुजर गए। कब गुजर गए? शाम को गुजर गए। तो शामलाजी मेला और चित्र विचित्र ये कहाँ के हैं? ये दोनों गुजरात के हैं। दिल्ली की बात कर लेते हैं। तो शेर ए गुल फरोसन जिसका संरक्षण अकबर ने किया। अकबर का संरक्षण था। कौन था? अकबर का संरक्षण था, जिसको ब्रिटिश सरकार ने रोका था। क्या रोका था? ब्रिटिश सरकार ने इस पर रोक लगाई थी। किसको? शेर ए गुल फरोसन जो मेला है उस पर। फिर क्या हुआ था? फिर 1962 में क्या किया था? पीटी नेहरू ने इसको शुरुआत कर दी थी। किसने? पीटी नेहरू ने इसकी शुरुआत कर दी थी 1962 में इस मेले की। और ये कहाँ पे लगता है? शेर गुल फरोसन तो ये दिल्ली में लगता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। तो गंगा सागर मेला और जयदेव कुंडली ये कहाँ के मेले हैं? तो ये पश्चिम बंगाल के मेले हैं। उत्सव की बात करते हैं। तो उत्सव मेला डोम और होजागिरी और गरिया। अगर तुमने किसी को गिरा दिया तो वो तुमको क्या करेगा? गरियाएगा। और कहाँ पर? मेले में भी अगर होगे ना तो भी तुमको गरिया देगा। और कैसे गरियाएगा? पूरी तरीके से गरियाएगा। तो त्रिपुरा, होजागिरी, गरिया और मूलाड्रम ये कहाँ के हैं? ये त्रिपुरा के हैं। तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तो पैरनी, कौन सा? पैरनी जो है वो कहाँ का है? वो तेलंगाना का उत्सव है। सिंधी छम, सिक्के जो होते हैं वो कैसे करते हैं? छम छम छम। अगर गिर जाए तो कैसे करते हैं? छम छम टाइप की आवाज़ आती है। तो सिंधी छम जो है वो कहाँ के हैं? तो वो सिक्किम के हैं। उड़ीसा की बात कर लेते हैं। तो दाल खाई, उड़ गए। घंटा बजाया तो उड़ गए। डंडा मारा तो उड़ गए। और कुछ पा लिया यानी पाई का, यानी कि एक कुछ पा लिया तो भी उड़ गए। दाल खाई उड़ गए, घंटा मारा उड़ गए, डंडा खाया उड़ गए, और कुछ पा लिया तो पाईगा तो भी उड़ीसा। ये कहाँ के हैं? दल खाई, घंटा मृदंगम, डंडा यात्रा। उड़ीसा धनु यात्रा भी यहीं पे मनाया जाता है। धनु यात्रा मामा कंस और कृष्ण भगवान की जो लीला थी उसमें दर्शाया जाता है धनु यात्रा मेला में, ठीक है। इसके बाद भरतनाट्यम की बात कर लेते हैं। तो इसको अग्नि नृत्य, एक चर्य लास्यम इनके अन्य नाम है। भरतनाट्यम में अग्नि नृत्य और एक चर्य लास्यम इसके नाम है। किसके? भरतनाट्यम के। कथक की और बात कर लेते हैं। तो कथक को पुनर्जीवित किसने किया था? कथक को जो पुनर्जीवित है वो किसने किया था? तो लेडी लीला सोखे जो हैं इन्होंने कथक को पुनर्जीवित किया था। कुचिपुड़ी की बात कर लेते हैं। तो कुचिपुड़ी की नर्तकी कौन है? भागवतालू। कौन? भागवतालू। पुनर्जीवित किसने किया था? तो राजा भागचंद्र ने इसको पुनर्जीवित किया था। कुचिपुड़ी थी, भाग गए थे, फिर दोबारा से आए तो उन्होंने क्या किया? फिर दोबारा से उसको अच्छे से तला। किसने? राजा भागचंद्र ने। भाग गए थे, ठीक है।
और लेडी कौन थी? लेडी कौन होती हैं? लीला करते करते थकती नहीं है। तो कथक को क्या किया था, और कथक को पुनर्जीवित किसने किया था? तो लेडी लीला सोखी ने किया था। लेडी क्या करती हैं? थकती नहीं है। कैसे नहीं थकती है? लीला करते करते नहीं थकती हो, उनका वो दोबारा से रिवाइव वगैरह होता रहता है, पुनर्जीवित उनकी जो लीला है वो होती रहती है, ठीक है। और कुचिपुड़ी कौन लेकर भाग गया था? तो राजा भागचंद्र जो है वो कुचिपुड़ी लेकर भाग गए थे। नागबंद की बात कर लेते हैं। तो नागबंद मुद्रा जो है इसमें कुचिपुड़ी में होती है। मुद्रा कौन सी होती है? तो नागबंद मुद्रा जो है इसमें होती है। थांगटा और संकीर्तन इसमें कुचिपुड़ी के दो भाग हैं। स्टाइल कौन कौन सी होती है? तो सोल्लाकथ, काबुत्तम, मंडूक, तरंगम और जल चित्रम, ये सभी क्या हैं? ये सभी इनकी स्टाइल हैं। एक दो बार पढ़ेंगे आप तो ये अच्छे से आपको याद हो जाएंगी। चौथा क्वेश्चन है, संगीत की बात कर लेते हैं। तो नागालैंड का संगीत कौन कौन सा आता है? तो एक तो हेरेल्यू, न्यूलू, न्यू ल्यू, ये ल्यू वाले जो हैं जिसमें आ जाए ये याद रखेंगे कि ये कहाँ के हैं? ये नागालैंड के हैं। क्या संगीत देखना, हेलेम्न्यू, निन्न्यू, टेरेल्यू, ये सभी में जिस तरीके से ये ल्यू आ जाए, ये ल्यू कैसे नागालैंड की नागालैंड के संगीत हैं। देखो ये नाक की तरफ फन उठाए रखा है, ये देखो इस तरीके से। तो इस तरीके से जो बनेगा ना तो वो क्या होगा? नागालैंड के ही होंगे। मणिपुर की बात कर लेते हैं। तो खूबा कैसी? मणि में कुछ तो खूबी होगी, लेकिन मणि होती कैसी है? लाई के आकार की होती है। तो लाई हरोबा और खूबा केसई, खूबा केसई और लाई हरोबा जो है वो कैसी है, कहाँ के संगीत हैं? तो ये मणिपुर के संगीत हैं। और नागालैंड की बात की हमने तो ल्यून्यू जिसमें आ जाए वो नागालैंड के संगीत हैं। असम की बात कर लेते हैं। तो जिकिर संगीत जो है वो असम का है। कहाँ का है? असम का। कहते हैं ना, आस है फिर भी जिक्र मत करो उस पर्सन का। जैसे किसी से नफरत हो जाना, जिक्र मत करो उस पर्सन का, बार बार गीत मत गाओ, ठीक है। आस है लेकिन जिक्र मत करो फिर भी। यूपी की बात करें तो यूपी को सभी पता है कि हुरी और कजरी जो है यहाँ के संगीत हैं। बुक की बात कर लेते हैं। तो ब्रेकिंग वॉरियर ये किसकी है? ये काकी माधव राव की है। किसकी है? काकी माधव राव की है। काकी की बात नहीं सुनेंगे तो वो तुमको ब्रेकिंग कर देंगी। कैसे कर देंगी? ब्रेकिंग कर देंगी। तो ब्रेकिंग वॉरियर किसकी पुस्तक है? तो ये है काकी माधव राव की। ब्रेव हार्ट ऑफ भारत ये किसकी पुस्तक है? तो ये विक्रम संपत की ये पुस्तक है। कौन सी? ब्रेव हार्ट ऑफ भारत। जादू नाम किसका है? तो जादू नाम ये जावेद अख्तर का है। किसका है? जावेद अख्तर का। द लाइट वी कैरी ये किसकी है? मिशेल ओबामा की पुस्तक है। द लाइट वी कैरी। नए भारत का सामवेद किसको कहा जाता है? तो नए भारत का सामवेद जो है वो नरेंद्र मोदी जी को कहा जाता है। वेलकम टू पैराडाइज की बात कर लेते हैं। तो वेलकम टू पैराडाइज किसकी पुस्तक है? ट्विंकल खन्ना की ये पुस्तक है। द लॉर्ड ऑफ वानखेड़े ये किसकी पुस्तक है? तो द लॉर्ड ऑफ वानखेड़े ये रमन एंड कौशिक की पुस्तक है। थ्रो द ब्रोकन ग्लास ये किसकी पुस्तक है? तो T.N. सेपन की ये पुस्तक है। द गोल्डन ईयर ये किसकी है? तो द गोल्डन ईयर रस्किन बॉन्ड की है। ये याद रखेंगे। नए भारत का सामवेद मोदी जी की है। अभी प्रेजेंट टाइम में थर्ड टाइम जो है वो PM कौन बने हुए हैं? तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है वो इनका पूरा नाम है, ठीक है। और कितनी सीटें इन्होंने प्राप्त की हैं? तो 292 कुल सीटें प्राप्त की हैं। और इनकी खुद की कितनी सीटें थी? 240 इनकी खुद की जो सीटें हैं ओवरऑल वो थी। तो याद रखेंगे नए भारत का सामवेद किसको कहा जाता है? तो नरेंद्र मोदी को कहा जाता है। यानी कि ये पुस्तक है ये, ठीक है। नए भारत का सामवेद तो किसने लिखा है? नरेंद्र मोदी ने लिखा है। वॉर एंड वोमेन की बात कर लेते हैं। तो वॉर एंड वोमेन जो है वो M.A. हसन के द्वारा पुस्तक लिखी गई। कौन सी? वॉर एंड वोमेन। कौन सी? वॉर एंड वोमेन। तो M.A. हसन। शब्दावली की बात कर लेते हैं। शब्दावली का मतलब है किसी भी खेल में या फिर किसी भी चीज़ों में जो उनके अन्य नाम होते हैं, जैसे नृत्य हैं, उनकी कोई मुद्रा वगैरह है, किस तरीके से की जाती है, तो वो शब्दावली में आते हैं, ठीक है। जैसे साइकिलिंग है, तो साइकिलिंग में एक शब्द यूज़ किया जाता है टाइम ट्रायल। क्या? टाइम ट्रायल जो है वो साइकिलिंग में होता है। निशानेबाजी में क्या होता है? तो बुल्स आई
और मजेल। निशानेबाजी में क्या होता है? बुल्स आई, क्योंकि उसमें एक आंख बंद करके निशाना लगाया जाता है तो बुल्स आई उसको बोलते हैं। और मजेल भी उसका एक वर्ड है, ठीक है। तैराकी क्या होता है? तो कॉल और स्ट्रोक। कॉल और स्ट्रोक, अगर कोई पर्सन पानी में तैर रहा है, अगर आप उसको कॉल यानी कि बुलाओगे तो वो सुनेगा? नहीं सुनेगा। और क्या होगा? स्ट्रोक। क्या? स्ट्रोक, ठीक है। 2-3 बार आप नाम पढ़ेंगे तो आपको पक्का याद दिमाग में बैठ जाएंगे। वुमेन प्रीमियर लीग की बात कर लेते हैं। तो वुमेन प्रीमियर लीग की शुरुआत 2023 में ये होती है। इसमें पहली जो विनर है वो मुंबई इंडियंस हैं। कौन है? मुंबई इंडियंस है। और आईपीएल की बात कर लेते हैं तो आईपीएल कितनी बार मुंबई इंडियंस ने जीता है मेन में? तो 5 बार मुंबई इंडियंस जो है वो विजेता रह चुकी है। और चेन्नई सुपर किंग्स भी 5 बार विजेता रह चुकी है। और इस बार विजेता कौन रहा है? तो केकेआर रहा है, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स। और अगर उपविजेता की बात कर लेते हैं तो सनराइजर्स हैदराबाद जो है उपविजेता रहा है। और अगर ऑरेंज कैप की बात कर लेते हैं तो ऑरेंज कैप किसको मिली है? विराट कोहली को मिली है। और हर्षद पटेल को क्या मिला है? तो पर्पल कैप विकेट के लिए मिले हैं। और रन के लिए किसको मिले हैं? तो ऑरेंज कैप मिलती है रन के लिए, जो कि विराट कोहली को मिली है, ठीक है। इसके लिए इसके बाद जो वुमेन प्रीमियर लीग है इसमें रनर अप कौन रहा है? तो दिल्ली कैपिटल्स यानी कि डीसी इसमें रनर अप रही है। वुमेन प्रीमियर लीग 2024 की बात कर लेते हैं तो 2024 में कौन जीता है? तो आरसीबी इसमें जीती है और दिल्ली कैपिटल्स इसमें हारी है। 23 में कौन जीता था? मुंबई इंडियंस। और 2024 में कौन जीता है? तो आरसीबी जीती है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसका फुल नेम है आरसीबी का, ठीक है। 2024 में कौन जीती है वुमेन प्रीमियर लीग? तो आरसीबी जीती है। आईपीएल की स्टार्ट कब होती है? तो आईपीएल की शुरुआत यानी इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत कब होती है? तो 2008 में आईपीएल की शुरुआत होती है। 2024 पेरिस ओलंपिक की बात कर लेते हैं। अब टोक्यो ओलंपिक को थोड़ा बहुत याद रखिए, बाकी के पेरिस ओलंपिक को अब याद रखना ज़रूरी है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में जो खेल रहे हैं 33वें, कौन से 33वें, इसकी मसाल वाहक कौन बने हुए हैं? तो अभिनव बिंद्रा इसके मसाल जो जलाई जाती है ना, मसाल वाहक, जब शुरुआत होती है तो उसमें मसाल लेके एक पर्सन जो है वो चक्कर लगाता है। तो इसमें अभिनव बिंद्रा को क्या हुआ मिला था? तो इन्हें 2008 में बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल से इन्हें जीता था। कब? 2008 में। कब? 2008 में गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था बीजिंग ओलंपिक में। भारतीय क्वालिफायर्स 2024 में कौन कौन है? तो भोनीश मेहंदी रत्ता जो कि शूटिंग से है, याद रखेंगे ये नए जो जितने भी नाम आते हैं और ये किससे खिलाड़ी हैं इन सभी को याद रख। रुद्राक्ष पाटिल जो है वो भी किससे हैं? शूटिंग से हैं। अर्शदीप सिंह क्या है? तो ये एथलीट हैं। प्रीति पवार कौन है? तो बॉक्सिंग है। बलराज पवार की बात कर लेते हैं तो रोइंग से हैं। और एच.एस. प्रणम की बात कर लेते हैं, प्रणय, ये किससे हैं? बैडमिंटन से हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन पहली बार कब हुआ था? तो फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन 1930 में उरुग्वे में हुआ था। और उरुग्वे ही इसका विजेता रहा था फीफा फुटबॉल विश्व कप का। दूसरी बार फीफा फुटबॉल विश्व कप कब जीता गया? तो 1934 में जीता और इटली में हुआ था। और इटली ही इसका विजेता रहा दूसरी बार। तीसरी बार कब हुआ? हर 4 साल के अंतराल में होता है। तो 1938 में ये फ्रांस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तीसरी बार ये फ्रांस में हुआ था। और मैक्सिमम बार फीफा फुटबॉल विश्व कप किसने जीता है? तो ब्राज़ील ने जीता है। कितने टाइम्स बार जीता है? तो 6 टाइम्स बार ब्राज़ील ने फीफा फुटबॉल विश्व कप जीता है। जर्मनी की बात कर लेते हैं तो जर्मनी ने फीफा फुटबॉल विश्व कप 5 बार जीता है। इटली ने 4 बार जीता है और फ्रांस ने 2 बार जीता है। 2022 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं तो 2022 में कौन जीता था? तो अर्जेंटीना जीता था। रनर अप कौन रहा था? तो फ्रांस इसका रनर अप रहा था, यानी कि उपविजेता कौन रहा था? तो फ्रांस रहा था। आयोजन कहाँ हुआ था फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का? तो कतर में ये हुआ था 2022 में। किसका? फुटबॉल वर्ल्ड कप का। अब कब होगा? तो 2022 के बाद 4 जोड़ लें, यानी कि 2026 में इसका आयोजन पुनः किया जाएगा। तो तब तक इसको ही हम याद रखेंगे।
फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की शुरुआत 1930 में होती है और 2022 में कौन जीता? तो अर्जेंटीना जीता। रनर अप कौन रहा? तो फ्रांस रहा है। आयोजन कहाँ हुआ था? तो कतर में हुआ था। और सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? तो ब्राज़ील ने जीता है। इंडियन सुपर लीग की बात कर लेते हैं। इसकी इंडियन सुपर लीग की एक होता है इंडियन सुपर लीग, एक होता है IPL, एक होता है ISL। IPL की शुरुआत 2008 में होती है और इंडियन सुपर लीग की स्थापना शुरुआत 2014 में होती है। दोनों चीज़ों को याद रखेंगे। IPL अलग है, ISL अलग है, इंडियन सुपर लीग अलग है, इंडियन प्रीमियर लीग अलग है। प्रीमियर लीग को 2008 में शुरुआत किया गया था, सुपर लीग को 2014 में शुरुआत की गई। वो जो प्रीमियर लीग है वो क्रिकेट की और सुपर लीग किसकी है? तो फुटबॉल की है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। पहला विनर बात करें अगर इंडियन सुपर लीग में, तो पहला विनर कौन है? तो एटलेंटिको डी कोलकाता है इसके पहले विनर। 2023-24 में कौन विनर रहा है? तो मोहन बागान जो है वो 2023-24 में इसके विनर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग की बात कर लेते हैं। तो निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो किस आर्टिकल में है? तो 324 में निर्वाचन आयोग का गठन है। वित्त आयोग की बात कर लेते हैं। तो 280 में वित्त आयोग का गठन है। इसकी शुरुआत कब होती है? इसका गठन कब किया जाता है निर्वाचन आयोग का? तो 24 जनवरी 1950 में इसका गठन किया जाता है। यह एक कैसी संस्था है? ये अर्ध न्यायिक संस्था है। कैसी है? अर्ध न्यायिक संस्था है। इसका काम क्या होता है? निर्वाचन आयोग का पहला तो होता है मतदाता की सूची बनाना, आचार संहिता लागू करना, इसका ही काम होता है। अभी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्योंकि अभी तुरंत हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट है। मतदान, मतगणना तिथि घोषित करना कि मतदान कब होंगे, कब से कब तक चलेंगे, कितने चरणों में होंगे, कौन सी कहाँ की कितनी सीटें हैं, कौन किस मतलब उसका जो पूरा ब्यौरा है निर्वाचन का कि चुनाव किस तरीके से होंगे, तो वो सब निर्वाचन आयोग का गठन होता है। चुनाव परिणाम घोषित करना भी किसका काम होता है? तो निर्वाचन आयोग का होता है। लोकसभा चुनाव 2024 की बात कर लेते हैं। तो कितने चरणों में हुए हैं? तो 7 चरणों में ये हुए हैं। कितने चरणों में हुए हैं? 7 चरणों में इसको किया गया है। निर्वाचन प्रणाली की बात कर लेते हैं। तो निर्वाचन प्रणाली में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है वो लोकसभा और विधानसभा दोनों में पारित किया गया था। एकल संक्रमणीय की बात कर लेते हैं। तो इसके में एकल संक्रमणीय जो होती है उसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं? तो देखो, विधान परिषद के लोग भाग लेते हैं, राज्य विधान परिषद के लोग भाग लेते हैं, राज्यसभा के लोग भाग लेते हैं इसमें, और प्रेसिडेंट इसमें भाग लेता है। किसमें? एकल संक्रमणीय प्रणाली में। ठीक है, पंचायती राज की बात कर लेते हैं। तो इसमें 29 कार्य शामिल हैं जिसका आर्टिकल 243G है। पंचायती राज की बात कर लेते हैं। तो इसका आर्टिकल कितना है? 243G है, जो कि 11वीं शेड्यूल यानी कि 11वीं अनुसूची में शामिल है। कौन? पंचायती राज। और 12वीं अनुसूची में क्या है? तो न्यायपालिका है, जिसमें 18 विषय हैं 12वीं अनुसूची में। आर्टिकल वैसे तो पंचायती राज्य की बात करते हैं तो वैसे तो 243 से लेकर 243 तक पंचायती राज है, लेकिन अगर इसके कार्य की बात कर लेते हैं तो ये 243 के जी में इसके कार्यों का वर्णन है, जो कि 11वीं अनुसूची में आता है। 12वीं अनुसूची में न्यायपालिका आती है, जिसमें 18 विषय हैं। नगर पालिका के की अगर आर्टिकल की बात कर लेते हैं तो यहाँ ओ के बाद यहाँ से पी यानी कि पी से शुरू होगा। 243 पी से लेकर 243 ZG। कहाँ से? 243 पी से लेकर 243 ZG नगर पालिका के लिए आर्टिकल है। ठीक है, जो कि 12वीं अनुसूची में लिखित है। 11वीं अनुसूची में नगर पंचायत है, जो कि 243 से लेकर 243 तक वर्णन है, जो कि 11वीं अनुसूची में है। आर्टिकल 243A क्या कहता है? ग्राम सभा का गठन कहता है। क्या? ग्राम सभा के बारे में बोला गया है। 243B क्या कहता है? गठन कहता है। किसका गठन कहता है? किसका? पंचायत राज का जो गठन है उसकी बात होती है। 243E की बात कर लेते हैं तो पंचायत की अवधि कब होगी, ये उसका वर्णन करता है। 243K की बात कर लेते हैं तो पंचायत के निर्वाचन की जो बात कही गई है वो 243K में कही गई है। ठीक है, OBC आयोग की बात कर लेते हैं तो पहला आयोग जो है वो 1953 में इसका गठन हुआ था। किसमें? OBC आयोग का। और कौन सी समिति के द्वारा हुआ था? तो काका कलेकर जो समिति है, जो कि 1955 में इसकी रिपोर्ट आती है के अनुसार 1953 में इसका गठन होता है। कब रिपोर्ट आती है? 1955 में, और 1953 में इसका गठन हो जाता है काका कलेकर
समिति के द्वारा किसको, ओबीसी आयोग की। दूसरा आयोग जो है वो क्या है, मंडल आयोग है। कौन सा, मंडल आयोग है, जो जिसका गठन 1979 में, कब, 1979 में मोरारजी देसाई के द्वारा किया जाता है गठन किसका, मंडल आयोग का। ये दूसरा आयोग है किसका, ओबीसी का। इसके अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं, तो विदेश्वरी प्रसाद मंडल जो है इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि 27% आरक्षण प्लस 3 वर्ष जो उम्र की छूट जो है वो दी जाएगी। 1990 में इसको लागू किया जाता है। कब, 1990 में इसको लागू किया जाता है। इसकी रिपोर्ट कब आती है, तो 13 अगस्त 1990 में इसकी रिपोर्ट आती है। पदाधिकार हटाना की बात कर लें तो यूपीएससी के अध्यक्ष को किस तरीके से हटाया जाता है, तो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के आदेश पर ही इसको नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के आधार पर ही इसको हटाया जाता है। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड सीएजी यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की बात कर लेते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की। तो इसमें क्या होता है, हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो या फिर कैग, इसमें 2/3 बहुमत पास किए जाते हैं संसद में, तब इनको हटाया जाता है। किन किन को, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो और कैग हो। ठीक है, राज्य सूची की बात कर लेते हैं। तो राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो राज्य सूची में 61 विषय हैं। पहले कितने थे, तो पहले 5 थे, जो कि राज्य सरकार इसको लागू करते। समवर्ती सूची की बात कर लेते हैं। तो समवर्ती सूची में प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, 52 हैं। पहले कितने थे, तो पहले 47 थे। कितने थे, पहले 47 थे, अब 52 है। राज्य सूची में पहले 66 थे, प्रेजेंट टाइम में 21 विषय हैं। संघ सूची की बात कर लेते हैं। तो संघ सूची केंद्र और संघ सूची केंद्र कोई भी देख रेख करेगी किसी भी चीज़ की, और राज्य तो राज्य करती है, और समवर्ती में दोनों करते हैं, यानी केंद्र भी और राज्य दोनों। जैसे कि मान लो शिक्षा है, ठीक है, केंद्र और ये समवर्ती सूची में आएगा शिक्षा जो है, ठीक है। इस पर केंद्र भी कोई भी काम कर सकती है और जो राज्य है वो भी कर सकती है। इसके बाद में स्वास्थ्य जो है वो भी किस में आएगा, तो वो भी समवर्ती सूची में ही आएगा, ठीक है। पुलिस प्रशासन जो है वो किस में आएगा, तो वो भी इसी में आता है, किस में, समवर्ती सूची में। ये याद रखेंगे कि संघ सूची में कितने हैं, संघ से 100 याद रखेंगे, राज्य से 61 याद रखेंगे, समवर्ती से 52 याद रखेंगे। शिक्षा, गोद लेना, अधिकार, विवाह, शिक्षा, तलाक जो भी हैं वो सभी किस में आते हैं, समवर्ती में आते हैं। जो दोनों पे निर्णय ले सके, केंद्र और सरकार दोनों जिस पे निर्णय ले सके वो समवर्ती सूची में आएगा। जो सिर्फ राज्य पे आ सके, जैसे शराब है, ठीक है, हम शराब को ही ले लेते हैं, तो ये किस में आएगा, ये सिर्फ राज्य में आएगा। किस में आएगा, राज्य में आएगा। हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। नूरजहां, 1661 में जहांगीर की शादी नूरजहां से होती है। जहांगीर का जो कार्यकाल है वो 1605 से 1627 तक चलता है। इनके पिता कौन थे, तो एतमदौला इनके पिता थे, जो कि मुगल के दीवान थे। कौन, जहांगीर, ठीक है। एतमदौला का मकबरा कहाँ बना हुआ है, तो एतमदौला का मकबरा जो है वो आगरा में बना हुआ है। वो कौन सी शैली में बना हुआ है एतमदौला का मकबरा, तो पित्रा ड्यूरा शैली में इसका जो मकबरा है वो बना हुआ है। सफ़ेद संगमरमर का पहली बार यूज़ किया गया था एतमदौला के मकबरे में, जो कि आगरा में स्थित है। एतमदौला कौन था, तो एतमदौला जहांगीर के पिता थे, और जहांगीर की वाइफ का नाम क्या था, तो ये नूरजहां था। नूरजहां के भाई का नाम की बात कर लेते हैं। तो नूरजहां के भाई का नाम जो है वो आसफ खां था, जिसको खान ए सामा के नाम से जाना जाता है। वास्तविक नाम क्या था नूरजहां का, तो मेहरुनिसा था। क्या था, मेहरुनिसा था, जो कि जहांगीर की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी थी। और 1611 में इनके साथ विवाह हुआ था। 1605 से लेकर 1627 तक इनका कार्यकाल रहता है जहांगीर का, ठीक है। और इनके पिता कौन थे, तो पिता थे एतमदौला, जिनका मकबरा जो कि है आगरा में ये स्थित है। ये याद रखेंगे। ये वाली लाइन जो सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग कहाँ हुआ है, ये 2-3 बार क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। शाहजहाँ के बाद उत्तराधिकारी कौन बनता है, तो शाहजहाँ के बाद उत्तराधिकारी जो है वो उसका पुत्र औरंगजेब बनता है। कौन बनता है, औरंगजेब बनता है। औरंगजेब क्यों बनता है, क्योंकि इसका जो बड़ा बेटा था दारा शिकोह, ये गद्दी पर बैठना चाह रहा था, लेकिन औरंगजेब ने इसके साथ 3 बार वॉर किए, 3 बार इसके साथ युद्ध लड़े। पहला सामूगढ़ का युद्ध लड़ा 1658 में, फिर धर्मठ का युद्ध लड़ा 1658 में, फिर देवराई का युद्ध लड़ा 1659 में।
फिर औरंगजेब दारा शिकोह को हरा देता है। इसके बाद ये इस गद्दी पर बैठता है कब? 1658 से 1607 तक। शाहजहाँ के बाद शाहजहाँ के कार्यकाल की बात कर लेते हैं। 1657 से 1658 इसका कार्यकाल रहता है, किसका? शाहजहाँ का। शाहजहाँ के बाद फिर कौन आता है? औरंगजेब, जिसका कार्यकाल कब से कब तक? 1658 से 1707 इसका कार्यकाल रहता है, जिसको हम जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं या फिर आलमगीर भी कहते हैं। इसका 2 बार राज्याभिषेक होता है, किसका? औरंगजेब का। कितनी बार? 2 बार राज्याभिषेक किसका होता है? तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक होता है। जिसके कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो 1658 से 1707 इसका कार्यकाल रहता है, जिसको जिंदा पीर और आलमगीर के नाम से भी जानते हैं। दारा शिकोह की बात कर लेते हैं तो इसने 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद करवाया था। कितने? 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद करवाया था दारा शिकोह ने। इसकी एक बुक है मज्म उल बहरीन। किसकी है ये? दारा शिकोह की एक पुस्तक है मज्म उल बहरीन। 52 उपनिषदों का जो फारसी अनुवाद है वो किस में करवाया था? तो सीर ए अकबर में इसने जो अनुवाद है वो करवाया था। औरंगजेब की पत्नी की बात कर लेते हैं तो रबिया और दुर्रानी। कौन सी? रबिया और दुर्रानी। ये की याद में इसने एक मकबरा बनवाया था, बीवी का मकबरा। किसका? बीवी का मकबरा। कहाँ बनवाया था? तो औरंगाबाद में बनवाया था। औरंगजेब ने औरंगाबाद में बीवी का मकबरा अपनी बीवी रबिया और दुर्रानी की याद में बनवाया था, जो कि संभाजी नगर महाराष्ट्र में स्थित है। क्या? औरंगाबाद। ये किसकी नकल है? तो ये ताजमहल की नकल है। किसकी? ताजमहल की नकल है। किसने बनवाया? किसने था? याद में तो बीवी का मकबरा बना, लेकिन बनवाया किसने था? तो औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने इसको बनवाया था। किसको बनवाया था? आजम शाह ने इसको बनवाया था। मुआसिर ए आलमगीरी की बात कर लेते हैं तो मुस्तैद खां जो हैं औरंगजेब की धार्मिक नीति का वर्णन जो है वो मुआसिर ए आलमगीरी में वर्णित है। जो जिसके लेखक कौन है? तो मुस्तैद खां इसके लेखक हैं। फुतुहात ए आलमगीरी की बात कर लेते हैं तो ईश्वर दास नागर जो है वो फुतुहात ए आलमगीरी इसके लेखक हैं। चार चमड़ की बात कर लेते हैं तो चंद्रभान ब्राह्मण जो है वो चार चमड़ के लेखक हैं, जो कि शाहजहाँ के ऊपर लिखी हुई है। हुमायूं नामा की बात कर लेते हैं तो हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो गुलबदन बेगम ने इसको लिखा है। चार चमड़ भी याद रखेंगे। चार चमड़ किसकी है? तो चंद्रभान ब्राह्मण की है। फुतुहात ए आलमगीरी की बात कर लेते हैं तो ईश्वर दास नागर ने इसको लिखा है। अधिकारी की बात कर लेते हैं, अधिकारी विभाग, तो वरीद जो है वो कौन था? तो वरीद जो है वो खुफिया विभाग जो है उसको जाना जाता था वरीद के नाम से। सूचना विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो वाक्यान्वीस। कैसा? वाक्यान्वीस के नाम से जाना जाता था। अमल गुजार की बात कर लेते हैं तो भू राजस्व अधिकारी जो हैं वो अमल गुजार के नाम से जानते हैं। काजी की बात कर लेते हैं तो न्याय प्रशासन जो है उसको हम काजी के नाम से जानते हैं। किसको? काजी के नाम से न्याय प्रशासन को जानते हैं। अकबर की बात कर लेते हैं तो दहशाला प्रथा जो है टोडरमल इसके जनक बनाए गए थे। किसके? टोडरमल जनक किसके थे? अकबर के शासनकाल में टोडरमल जो है वो किसके जनक थे? तो ये पहले तो वित्त मंत्री थे। और ये दहशाला प्रथा जो कि 10 साल का विश्लेषण करती थी राज्य का, ये इसको टोडरमल को बना दिया गया था अकबर के काल में। घोड़ा रखने की प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो अकबर के शासनकाल में घोड़ा रखने की प्रणाली को मनसबदारी प्रथा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मनसबदारी प्रथा कहा जाता था। जहांगीर के शासनकाल की बात कर लेते हैं तो जहांगीर के शासनकाल कब से कब तक है? तो 1605 से 1627 इसका कार्यकाल रहता है। इसका बेटा था खुसरो। कौन था? बेटा खुसरो, जिसको हम खुर्रम या फिर शाहजहाँ के नाम से जानते हैं, जिसको हम परवेज के नाम से भी जानते हैं और शहरयार के नाम से भी जानते हैं। किसको? जहांगीर के बेटे को। किसको? खुर्रम खुसरो, जहांगीर का बेटा जो कि शाहजहाँ था। ठीक है, जहांगीर का बेटा शाहजहाँ था। उसके जो नए नाम थे वो क्या क्या थे? खुसरो, खुर्रम, परवेज, शहरयार इनके नाम थे। जहांगीर का विद्रोह किसने किया था? तो 1606 में खुसरो ने अपने गुरु अर्जुन देव के साथ में मिलकर इनकी हत्या कर दी थी जहांगीर की। जहांगीर ने क्या किया था? आगरा में क्या बनवाया था? जहांगीर ने एक न्याय की जंजीर बनवाई थी। किसकी? न्याय की जंजीर बनवाई थी आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। जिसमें क्या हुआ था? 60 घंटियाँ लगी हुई थी। कितनी घंटियाँ थी? 60 घंटियाँ लगी हुई थी। जहांगीर के कार्यकाल को
चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। जहांगीर के कार्यकाल को क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। ताजमहल, लाल किला की बात कर लेते हैं। तो ताजमहल और लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। और जहांगीर ने क्या करवाया था? तो जहांगीर ने जंजीर की न्याय की जंजीर लगवाई थी। जहांगीर के कार्यकाल की बात कर लेते हैं। तो 1627 से 1658 शाहजहां का कार्यकाल रहता है। इसने ही क्या करवाया था? दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था और आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण इसी के द्वारा करवाया गया था। दीवार पर क्या लिखाया था? तो पत्थर से बनी फूल पत्ती आकृति से सजाना कौन सी शैली कहा जाता था? तो पेत्रा प्यूरा जो शैली है वो कहा जाता था। इसको कहा जाता था जो दीवार पर जो पत्तियां नुमा जो आकृति बनी रहती थी उनको। ठीक है, मेहराब की बात कर लेते हैं। तो जो इस तरीके के जो आपने किले में बने हुए देखे हैं, तो इसके जनक किसको कहा जाता है? तो ऐबक के समय ये शुरू किए गए थे इस तरीके के मेहराब बनाना, जो कि आपने शायद बहुत सी जगह देखे भी होंगे। अगर पुराने किला वगैरह या फिर कुछ भी जो बने हुए देखे होंगे उसमें इस तरीके की आकृति होती है। इसके जनक इल्तुतमिश को कहते हैं, जो कि जिसको हम मेहराब के नाम से जानते हैं। जो आकृति बनी होती है महलों वगैरह में, उसको मेहराब के नाम से जानते हैं और जो कि इल्तुतमिश के जनक कहा जाता है। ऐबक के समय इसको शुरू कर दिया गया था। मकबरे की बात कर लेते हैं। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो आगरा में स्थित है। एतमद्दौला का मकबरा जो है, एतमद्दौला का मकबरा अभी बताया कहाँ पर स्थित है, तो ये आगरा में स्थित है। औरंगजेब के मकबरे की बात कर लेते हैं। तो खुल्दाबाद जो है ये औरंगजेब का मकबरा स्थित है। अब्दुल रहीम खाने खाना की बात कर लेते हैं। तो ये इसका मकबरा अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। अकबर के मकबरे की बात कर लेते हैं। तो ये सिकंदरा में स्थित है। जहांगीर की बात कर लेते हैं। तो शाहदरा लाहौर में जहांगीर का मकबरा स्थित है। हुमायूं के मकबरे की बात कर लेते हैं। तो नई दिल्ली में स्थित है। लोधी वंश के मकबरे की बात कर लेते हैं। तो लोधी वंश के मकबरे कहाँ पर हैं? तो नई दिल्ली में ये भी स्थित है। इल्तुतमिश की बात कर लेते हैं। तो कुतुब मीनार परिसर में इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो बना हुआ है। कुतुब मीनार के जिस पीछे की ओर एक मकबरा बना हुआ है जो कि इल्तुतमिश का ही है। ऐबक की बात कर लेते हैं। तो ऐबक का जो मकबरा बना हुआ है वो कहाँ पर बना हुआ है? तो ऐबक का मकबरा जो है वो लाहौर में बना हुआ है। ऐबक और जहांगीर दोनों के जो मकबरे हैं वो कहाँ पर बने हुए हैं? लाहौर में बने हुए हैं। कहाँ पर? लाहौर में बने हुए हैं। ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। तो कॉरियोलिस बल जो है वो किसको कहते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन से जो पवन बहती है उसको हम क्या कहते हैं? कॉरियोलिस बल कहते हैं। जो अगर पृथ्वी की बात कर लेते हैं तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। किसकी? पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर ये घूर्णन करती है। और इसकी जो हवा है वो बाईं ओर हवा इसकी बहती है और दाईं ओर है जो वो इसका घूर्णन यानी पश्चिम से पूर्व की इसका जो पृथ्वी घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कई बार कि पृथ्वी जो घूमती है वो किस तरीके से घूमती है? तो पूर्व से पश्चिम नहीं घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है। ठीक है, चक्रवात की बात कर लेते हैं। तो बिलीविली चक्रवात कहाँ पे बोला जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में बिलीविली चक्रवात बोलते हैं। हरिकेन कहाँ पे बोला जाता है? तो यूएसए में हरिकेन बोला जाता है। टाइफून कहाँ पर बोला जाता है? तो चाइना में टाइफून बोला जाता है। बागियो कहाँ पर बोला जाता है? तो फिलीपींस में जो आते हैं वो उनको बागियो कहते हैं, तूफान को। चक्रवात तूफान जो आते हैं वहाँ पे ये उनके नामों से जाना जाता है। फिलीपींस की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो बागियो सिटी जो है वो फिलीपींस की राजधानी है। जिसको वहाँ पे जो चक्रवात है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो बागियो के नाम से जानते हैं, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है किसकी? फिलीपींस की। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसंरक्षण क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो ये विषुवत निकट में स्थित है, जो कि 5 नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ, इसको हम शांत उप्र सीमा क्षेत्र भी कहते हैं। किसको? अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र को, जिसको ITCG भी कहते हैं। जलवायु प्रभावित कारक की बात कर लेते हैं। तो जलवायु प्रभावित कारक कौन कौन से होते हैं? तो अक्षांश, उच्च बच, महासागरीय धारा, स्थल एवं जल की विषमता जो है वो जलवायु प्रभावित कारक कहते हैं।
वी कॉपेन का वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। तो वर्गीकरण के जो पिता या जनक जिसको कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, तो वी कॉपेन को कहा जाता है। वर्गीकरण के जनक किसको कहते हैं, तो वी कॉपेन को कहते हैं। कॉपेन का वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। कॉपेन का जो वर्गीकरण है वो किस तरीके से किया जाता है, तो FMWS यानी कि 4 फॉर्मेट में कॉपेन का वर्गीकरण किया जाता है। एफ का मतलब है कोई भी शुष्क मौसम नहीं। मानसून की बात कर लेते हैं तो मानसून। डब्ल्यू की बात कर लेते हैं यानी कि विंटर, सर्दियों का शुष्क मौसम जो है वो तीसरे प्रकार का है। और एस यानी कि गर्मियों का शुष्क जो है वो 4 प्रकार के वर्गीकरण की बात करता है, जिसके जनक वी कोपेनहेगन हैं। छोटे अक्षर की बात कर लेते हैं। ABCD ये तापमान की गंभीरता को दर्शाते हैं। क्या करते हैं, ये तापमान की गंभीरता को दर्शाते हैं। ए का मतलब है उष्ण कटिबंधीय जलवायु, बी का मतलब है शुष्क जलवायु, सी का मतलब है उष्ण शीतोष्ण जलवायु, डी का मतलब है महाद्वीपीय या शीतल वन, ई का मतलब है ध्रुवीय शीत जलवायु। अगला क्वेश्चन है, जलधारा जो ठंडी है उसको हम क्या कहते हैं, तो ग्रीन बगुले ने लेबर की आंख में ठंडा केला और बोल्ट क्यों फेंका। जो ठंडी जलधारा है इसकी एक ट्रिक है, ग्रीन बगुले ने लेबर की आंख में ठंडा केला और बेल्ट क्यों फेंका, यानी कि ग्रीन से ग्रीनलैंड, बगुले से बेंगुएला, लेबर से लेब्राडोर, आई से मतलब आइसिवो, ऑक से मतलब ऑकलैंड। ग्रीन बगुले ने लेबर की आंख से 2 याद रखेंगे, एक तो ऑकलैंड, एक आयोसिबा। ठंडा ठंडा से याद रखेंगे ऑकलैंड, केला से याद रखेंगे कैलिफोर्निया। हमबोल्ट जो कि पेरू की है। क्यों से बोल्ट से याद रखेंगे हमबोल्ट, क्यों से याद रखेंगे क्यूराइल, फेंका से याद रखेंगे फॉकलैंड। ये ट्रिक है, ग्रीन बगुले ने लेबर की आंख में ठंडा केला और बेल्ट क्यों फेंका। ठीक है, इस ट्रिक को बार बार 2-3 बार रिपीट करेंगे, नहीं तो आप लिखकर एक बार सामने टांग लीजिए, ग्रीन बगुले ने लेबर की आंख में ठंडा केला और बोल्ट क्यों फेंका। ठीक है, इसको आप एक बार दीवार पे चिपका लीजिए, बार बार आप जब निकलेंगे तो वहाँ से यही चीज़ पढ़ेंगे तो आपको एक बार याद हो जाएगी, जो कि ठंडी जलधारा के नाम से जानी जाती हैं जितनी भी धाराएं हैं। खुली अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय आय जो है वो सी यानी कि कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, जी मतलब गवर्नमेंट यानी कि सरकारी जो खर्च होता है उसमें क्या होता है। एक्स का मतलब है कुल निर्यात और एम का मतलब है कुल आयात। तो क्या करेंगे, उपभोक्ता को जोड़ देंगे, निवेश को जोड़ देंगे और सरकारी खर्च को भी जोड़ देंगे, लेकिन कुल निर्यात में से कुल आयात को हम घटा देंगे। कुल निर्यात यानी कि जो हम प्रोडक्शन अपने यहाँ करेंगे और जो विदेश से जो चीज़ आएगी उसमें से हम घटा देंगे, तो खुली अर्थव्यवस्था निकल कर आ जाएगी। खुली अर्थव्यवस्था कैसे निकल के आएगी, सबको जोड़ दो, जो भी कुछ है सबको जोड़ दो, और अपन ने जो प्रोडक्ट बनाया हुआ है यानी कि जो निर्यात किया हुआ है, ठीक है, निर्यात, और जो आयात करते हैं उसमें से घटा दो, तो खुली अर्थव्यवस्था निकल कर आ जाएगी, यानी कि राष्ट्रीय आय निकल कर आ जाएगी। योजना की बात कर लेते हैं तो विश्व सरैया योजना जो है वो एम विश्वसरैया के द्वारा 1934 में लाई जाती है, जिनकी एक बुक थी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जो कि 10 ईयर प्लान्स पर आधारित थी। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं तो ये किसकी पुस्तक है, तो एम ए विश्वेश्वरैया की ये पुस्तक है। विश्वेश्वरैया योजना कब आती है, तो 1934 में ये योजना आती है, जो कि 10 साल की योजना थी। कौन सी थी, 10 साल की योजना थी। राष्ट्रीय नियोजन समिति की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय नियोजन समिति जो है वो पीटी नेहरू के द्वारा 1938 में आती है। राष्ट्रीय नियोजन समिति जो है वो पीटी नेहरू के द्वारा 1938 में आती है। सर्वोदय योजना की बात कर लेते हैं तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये योजना चलाई जाती है 1950 में। सर्वोदय योजना। जन योजना की बात कर लेते हैं तो MN रॉय द्वारा 1945 में जन योजना को चलाया जाता है। तेंदुलकर समिति की बात कर लेते हैं तो तेंदुलकर समिति का जो गठन है वो 2005 में होता है, जिसकी रिपोर्ट 2009 में सौंपी जाती है। ये इसका तेंदुलकर समिति का काम क्या होता है, तो गरीबी रेखा से जितने नीचे लोग हैं यानी कि 21.9% लोग जो हैं
उनको रुपए देने की बात कही गई है। शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये तेंदुलकर समिति के द्वारा, जो कि 2005 में आती है और इसकी रिपोर्ट 2009 में सौंपी जाती है। गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उन्हें शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। नरसिम्हन समिति की बात कर लेते हैं तो नरसिम्हन समिति जो है वो बैंकिंग सुधार से संबंधित है। चक्रवर्ती समिति की बात कर लेते हैं तो चक्रवर्ती समिति जो है वो मौद्रिक समिति से मौद्रिक नीति के लिए चक्रवर्ती समिति का गठन किया गया था। बेरोजगारी की बात कर लेते हैं तो चक्रीय बेरोजगारी जो है उसका मतलब क्या होता है, तो समस्त मांग की कमी का कारण। क्या समस्त मांग की कमी का कारण। मौसमी की बात कर लेते हैं तो वर्ष में कुछ महीने रोजगार नहीं। क्या मौसमी, एकदम मौसमी का मतलब ही होता है कि जब मौसम आए तब वो चीज़ हो जाती है और फिर पूरी साल सूखा पड़ा रहता है, यानी कि वर्ष में कुछ महीने ही रोजगार नहीं, बाकी तो सब जगह। घर्षणात्मक की बात कर लेते हैं तो घर्षणात्मक की बात कर लेते हैं तो नौकरी छोड़ नई नौकरी, यानी कि गैप जो होता है नई नौकरी पाने में और जो पुरानी नौकरी छोड़ दी उसके अंतर में। साइंस की बात कर लेते हैं तो गति का जो समीकरण है वो क्या है, तो v बराबर u प्लस ए टी इसका समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। s की बात कर लेते हैं तो ut प्लस 1/2 at स्क्वायर इसका तीसरा समीकरण है। किसका, गति के समीकरण के। संवेग की बात कर लेते हैं तो p बराबर mv होता है। परिमाण और दिशा दोनों संवेग के होते हैं। तुल्यकारी उपग्रह की बात कर लेते हैं तो 24 घंटे में जो पृथ्वी परिक्रमण करती है उसको तुल्यकारी उपग्रह यानी कि सेंचुरोनियस सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। इसकी पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है, तो पृथ्वी से ऊंचाई इसकी लगभग में 36,000 किलोमीटर 35,830 किलोमीटर वैसे तो है, और लगभग में 36,000 किलोमीटर इसकी पृथ्वी से ऊंचाई मानी जाती है। तुल्यकारी उपग्रह की विषुवत तल से पृथ्वी के परितः चक्कर लगाते हैं, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर विषुवत तल में पृथ्वी के परितः चक्कर लगाते हैं। भेदन क्षमता की बात कर लेते हैं तो भेदन क्षमता क्या है, वाई बड़ा होता है, नहीं गामा जो है वो बड़ा होता है बीटा से, और बीटा जो है बड़ा होता है किससे, एक्स किरणों से। किससे, एक्स किरणों से, सॉरी एक्स नहीं है, अल्फा है। अल्फा बीटा गामा है, ये क्या है तीनों। देखो अल्फा से बड़ा होता है बीटा और बीटा से बड़ा होता है क्या, अल्फा बीटा गामा। अल्फा से बड़ा बीटा, बीटा से बड़ा गामा, जिसको हम भेदन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, भेदन क्षमता कहते हैं। रेडियो एक्टिवता मापन जो है वो क्या कहलाती है, तो जीएमसी यानी गीगर मूलर काउंटर इसको कहते हैं। किसको, रेडियो एक्टिव मापन जो होता है ये किससे होता है, तो गीगर मूलर काउंटर होता है। चार्ल्स डार्विन की बात कर लेते हैं तो चार्ल्स डार्विन ने क्या लिखा था, एक पुस्तक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कौन सी पुस्तक लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक पुस्तक लिखी थी। कार्ल बोस की बात कर लेते हैं, इन्होंने कौन सी लिखी थी, तो 3 डोमेन प्रणाली। कौन सी 3 डोमेन प्रणाली, आर्कियो, यू बैक्टीरिया और यूकैरिया। यूकैरिया, यू बैक्टीरिया और आर्किया 3 डोमेन प्रणाली दी थी। किसने दी थी, तो कार्ल बोस ने दी थी। RH विक्टर की बात कर लेते हैं तो आर विक्टर ने 5 जगत प्रणाली दी। एक तो मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटी, चौथा एनिमेलिया और 5वां फंजा। कैरोलस नीलियस की बात कर लेते हैं तो सिस्टेमा नेचुरी, जिसका द्विनाम पद्धति से, जिसकी पद्धति कौन सी है, तो द्विनाम पद्धति इसकी है। एक कोष के जीव की बात कर लेते हैं तो क्लेमाइडो मोनास जो है, जिसको हम ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। ईस्ट कैसे बनता है, तो एल्कोहॉइड और ब्रेड के निर्माण से ईस्ट बनाया जाता है, जो कि एक कोशिकीय होता है, जिसको हम क्लेमाइडो मोनस के नाम से जानते हैं। सबसे छोटी कोशिका की बात कर लेते हैं तो सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। कवक की बात कर लेते हैं तो कवक बहुउद्देशीय होता है। पादप उत्तक कार्य की बात कर लेते हैं तो कॉलेन काइमा जो है प्रवर्धक का निर्माण करता है। क्लोरेन काइमा जो है वो प्रकाश संश्लेषण के पादप का कार्य करता है। पेरिंग काइमा जो कि भोजन का संचय का कार्य करता है। रक्तलेश
काइमा ये किसका कार्य करता है? तो नारियल की जो छाल होता है उसकी निर्माण करता है कौन? स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, बहुत अटपटे नाम है, 2-3 बार आप पढ़ेंगे तभी आपको प्रोनाउंसिएशन इसका सही आएगा। ठीक है, वैसे हम भी ये 2 वर्ड जो हैं इसमें पहली बार पढ़ रहे हैं तो नाम भी ढंग से नहीं ले पा रहे। तो करंट की बात कर लेते हैं। अब करंट में क्या है, आईसीसी अंडर 19 पुरुष विश्व कप जो है वो सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? तो अंडर 19 विश्व कप की बात कर लेते हैं। आईसीसी में, इंडियन क्रिकेट काउंसिल में, तो भारत ने इसको 5 बार जीता है। 2026 में आयोजन इसका कहाँ किया जाएगा? ये प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। वैसे अभी 2024 में किया गया है, तो 2024 में कहाँ पर किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया है। जिसकी विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया इसके आईसीसी अंडर 19 के विजेता हैं। कौन? ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी टेस्ट चैंपियन 2023 की बात कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है। ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं तो भी ऑस्ट्रेलिया रहा है। आईसीसी टेस्ट चैंपियन की बात हो, आईसीसी अंडर 19 की बात हो और ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की बात हो, कौन विजेता रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया इसके विजेता रहे हैं। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ होता है? आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का, तो इसका जो आयोजन है वो दक्षिण अफ्रीका में 2024 में किया गया था, लेकिन 2026 में आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नामीबिया और जिम्बाब्वे में इसका आयोजन किया जाएगा। विश्व पुस्तक मेला की बात कर लेते हैं। तो विश्व पुस्तक मेला जो है इसकी शुरुआत 1972 में की जाती है। नई दिल्ली में सऊदी अरब में सम्मानित अतिथि चुने गए 2024 में। क्या किए गए? सऊदी अरब, नई दिल्ली में जो सऊदी अरब में सम्मानित अतिथि को चुना गया था। सऊदी अरब के जो अतिथि थे उनको 2024 के लिए नई दिल्ली में चुना गया था। इस विश्व पुस्तक मेला की शुरुआत कब होती है? तो 1972 में इसकी शुरुआत होती है। जिसकी थीम क्या थी? बहुभाषीय भारत एक जीवंत परंपरा। बहुभाषीय भारत जीवंत परंपरा 2024 की बात कर लेते हैं। तो 2024 में पुस्तक कौन सी है? पुस्तक राजधानी जो है वो 2024 में किसने लिखी है? तो स्टार्कबर्ग ने फ्रांस में लिखी है। 2023 में पुस्तक राजधानी जो है, पुस्तक राजधानी किसको माना गया? तो अक्रा यानी कि घाना को माना गया है। ठीक है, 2024 में जो पुस्तक राजधानी है वो किसको माना गया? तो स्ट्रासबर्ग फ्रांस को माना गया है। विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट डे मनाया जाता है। कब? 23 अप्रैल को। कॉपीराइट एक्ट कब आता है? तो 1957 में कॉपीराइट एक्ट आता है। आपने बहुत सुना होगा कॉपीराइट की, टेलीग्राम पर कॉपीराइट आ गया, यूट्यूब पे कॉपीराइट आ गया या कॉपीराइट दे दिया यूट्यूब ने। तो ये जो एक्ट है वो कब आता है? तो 1957 में ये एक्ट आता है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे की चीज़ अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो उस पर कॉपीराइट जो है वो यूट्यूब दे देता है या फिर अन्य पर्सन उस पर कॉपीराइट लगा सकता है। और ये कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत पहला सेप्टिक टैंक सप्लाई रोबोट किसको बनाया है? तो क्या नाम है उसका? होमोरोप एटम जो है, जो कि आईआईटी मद्रास के द्वारा भारत का पहला सेप्टिक टैंक सप्लाई रोबोट बनाया गया है। खेलो इंडिया शीतकालीन 2024 की बात कर लेते हैं। तो खेलो इंडिया शीतकालीन 2024 के शीर्ष कौन रहे हैं? तो सेना रही है। कौन सी? सर्वश्रेष्ठ सेना जो है वो रही है, जिसमें 10 गोल्ड, 5 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज गोल्ड मेडल जो है वो जीते हैं। सेकंड नंबर पर कौन रहा है? तो सेकंड नंबर पे कर्नाटक रहा है। शीतकालीन 2024 में कौन रहा है विजेता? तो सर्विसेज रहा है। और सेकंड नंबर पर कौन रहा है? तो कर्नाटक रहा है। आयोजन इसका कहाँ होता है शीतकालीन का? तो शीत कहाँ पड़ती है? यानी कि लद्दाख में ही शीतकालीन होते हमेशा होता है, ये लद्दाख में ही होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं तो इसका शुभंकर क्या रहा? तो शान किसको बोलते हैं? हेम तेंदुआ को हम शान जिसका नाम रखा गया है हेम तेंदुआ। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम की बात कर लेते हैं। तो ये कब खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 कहाँ पर आयोजन किया गया? तो इसका तमिलनाडु में आयोजन किया गया है, जिसमें फर्स्ट महाराष्ट्र विजेता रहा है, सेकंड नंबर पर तमिलनाडु रहा है और थर्ड नंबर पर हरियाणा रहा है। भारत सबसे लंबा केवल स्टे पुल जो है वो गुजरात के द्वारका में बनाया गया है। भारत का सबसे लंबा केवल स्टे पुल जो है वो गुजरात के द्वारका में बनाया गया है। नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, जिसकी लंबाई 2 से 3 किलोमीटर है, सबसे लंबा केवल स्टे पुल की।
जिसका नाम क्या है? सुदर्शन सेतु इसका नाम है, जो कि श्री कृष्ण की छवि और गीता जी के श्लोक पर आधारित है। कैसे? सुदर्शन सेतु किसके आधार पर है? श्री कृष्ण की छवि और सीता जी के गीता जी के श्लोकों पर आधारित है। प्रित्जकर अवार्ड की बात कर लेते हैं तो वास्तुकला का नोबेल इसको कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1979 में इसकी शुरुआत होती है प्रित्जकर अवार्ड की। पहले भारतीय कौन थे? तो बालकृष्ण दोषी इसके पहले भारतीय थे। 2018 में, कब? 2018 में पहले भारतीय बालकृष्ण दोषी को प्रित्जकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिसकी शुरुआत 1979 में होती है। 2024 में किसको दिया गया? तो रिकेन यामामोटो, जो कि जापान के हैं, इन्हें प्रित्जकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो रिकेन यामामोटो, जो कि जापान के हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है प्रित्जकर अवार्ड से, जिसकी शुरुआत 1979 में होती है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसको दिया गया है 2024 का? तो ये आलोक शुक्ला को दिया गया है ग्रीन नोबेल के लिए। किसके लिए? ग्रीन नोबेल के लिए आलोक शुक्ला को 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया। इंटरनेशनल संस्कृति अवार्ड की बात कर लेते हैं तो इंटरनेशनल संस्कृति अवार्ड जो है वो कब दिया गया है? तो 2024 में दिया गया है। मीना चंद्रा की बात कर लेते हैं तो ये किसको मिला है इंटरनेशनल संस्कृति पुरस्कार अवार्ड? तो मीना चंद्रा को ये मिला है। गोल्डन पर्यावरण किसको मिला है? तो आलोक शुक्ला को। और इंटरनेशनल संस्कृति पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो मीना चंद्रा को मिला है। भारतीयों को निकालने ऑपरेशन, जो कि भारतीयों के निकालने के लिए चलाए गए थे, तो इंद्रावती कहाँ चलाया गया था? तो इंद्रावती कहाँ चलाया गया था? ये हैती में चलाया गया था, ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन अजय की बात कर लेते हैं तो ऑपरेशन अजय जो है वो इजराइल और हमास के बीच में चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा की बात कर लेते हैं तो ये म्यांमार में चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो एक मोचा चक्रवात जो आया था उसके बेस पर ये चलाया गया था। करुणा, ऑपरेशन करुणा, ठीक है। ऑपरेशन कावेरी की बात कर लेते हैं तो ऑपरेशन कावेरी कहाँ पर मनाया गया था? ऑपरेशन कावेरी कहाँ पर चलाया गया था? ठीक है, तो ये सूडान में चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ पर चलाया गया था? तो ये अफगानिस्तान में लोगों को निकालने के लिए चलाया गया था। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं तो धर्म रक्षक या धर्म गार्जियन जिसको हम कहते हैं, ये किसके? इंडिया और जापान के बीच में मनाया जाता है। इक्वेरियन की बात कर लेते हैं तो इंडिया और मालदीव के बीच में ये मनाया जाता है। कोप इंडिया की बात कर लेते हैं, युद्ध अभ्यास की बात कर लेते हैं, टाइगर ट्रम्प की बात कर लेते हैं तो इंडिया और यूएसए के बीच में ये जो एक्सरसाइज है वो होती है। ठीक है, ये इंद्रावती को याद रखेंगे कि इंद्रावती कहाँ है? हैती में। अजय वॉरियर कहाँ, ऑपरेशन अजय का कहाँ चलाया गया था? तो इजराइल और हमास के बीच में चलाया गया था। TMT त्रिपक्षीय अभ्यास के बारे में बात कर लेते हैं तो ट्राइलेट जिसको हम कहते हैं, ये एक समुद्री अभ्यास है जो कि 21 मार्च से लेकर 29 मार्च 2024 तक समुद्री अभ्यास जो है चलाया जाएगा। भारत, तंजानिया, मोजाम्बिक, मपूतो, डोडोमा, ये त्रिपक्षीय जो अभ्यास है ये किस किस के बीच में है? तो भारत, तंजानिया, मोजाम्बिक, जिसको हम TMT के नाम से जानते हैं। TMT यानी कि भारत, तंजानिया, मोजाम्बिक, ठीक है, इसके नाम से हम जानते हैं। तंजानिया की जो राजधानी है वो डोडोमा है और मोजाम्बिक की जो राजधानी है वो मपूतो है। क्या है? मोजाम्बिया की मपूतो है और तंजानिया की डोडोमा है। मलेशिया की राजधानी की बात कर लेते हैं तो कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। भारत की सभी को पता है नई दिल्ली, तंजानिया की डोडोमा है, मोजाम्बिक की मपूतो है, जो कि TMT त्रिपक्षीय अभ्यास में ये शामिल हुए हैं तीनों देश, जिसको जो समुद्री अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला सीधा क्या है? अगला जो सेट है अपना सेट नंबर 28 यहाँ से शुरू होता है, जो कि रिवीजन सीरीज है। इसके PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उससे जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको यकीन नहीं है कि उस पर हमने PDF डाली है नहीं, तो एक बार आप विजिट कर लीजिए, तभी आप उस पर जुड़ जाइएगा। और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, अगर आप UP पुलिस और RPF के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि उस पर हम अपडेट इन दोनों चीज़ों की कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो एडवांस सेट जो है वो तीसरा यहाँ से शुरू होता है। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है एडवांस सेट का तीसरे का पहला क्वेश्चन ये है कि IPL के पहले संस्थापक या पहले अध्यक्ष और कमिश्नर
किसको चुना गया है? तो आईपीएल की अभी हमने बताई थी शुरुआत कब होती है, तो 2008 में आईपीएल की शुरुआत होती है। और प्रेजेंट टाइम में आईपीएल के विजेता कौन रहे हैं? तो केकेआर रहे हैं। और रनर अप कौन रहा है? तो रनर अप सनराइजर्स हैदराबाद रहे हैं। इसके पहले अध्यक्ष की बात होती है तो पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो ललित मोदी इसके आईपीएल के संस्थापक या अध्यक्ष रहे हैं। स्पॉन्सर कौन रहा है? तो जी इंटरप्राइजेज इसके स्पॉन्सर्स रहे हैं। बीसीसीआई द्वारा ये संचालित होता है आईपीएल। आईपीएल किसके द्वारा संचालित होता है? तो बीसीसीआई के द्वारा संचालित होता है। जिसके अध्यक्ष कौन है बीसीसीआई के? तो रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं। ऑस्कर अवार्ड की बात कर लेते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड में पहले अभिनेता कौन है? तो एमिल जेनिंग्स। कौन पहले अभिनेता जीतने वाले कौन है? तो एमिल जेनिंग्स। 1929 में इन्हें फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था द लास्ट कमांड मूवी के लिए। किसके लिए? द लास्ट कमांड मूवी के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड मिला था। किसको? एमिल जेनिंग्स को 1929 में। फिल्म उद्योग की शुरुआत कब होती है? तो फिल्म उद्योग की शुरुआत 16 मई 1929 में फिल्म जगत की शुरुआत होती है। यूएसए और एमफेस द्वारा इसको दिया जाता है। किसके द्वारा? यूएसए और एमफेस। एमफेस क्या है? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। क्या है? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। अन्य नाम क्या है? तो एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। किसको? इसी को। किला की बात कर लेते हैं। तो बक्सा किला कहाँ पर स्थित है? बक्सा किला कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। 2013 की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग को यूनेस्को में 2013 में शामिल किया गया। 2013 में क्या किया गया है? तो 2013 में यूनेस्को में राजस्थान की पहाड़ी दुर्ग को शामिल किया गया है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दी गई है। इसमें 6 किले आते हैं। राजस्थान की पहाड़ी दुर्ग में कितने किले आते हैं? 6 किले आते हैं, जिसमें पहला चित्तौड़गढ़ का किला है, दूसरा कुंभलगढ़ का किला है जो कि राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था, रणथंभौर किला है, अजमेर का किला है, जैसलमेर का किला है और गांगरोन का किला है। लेकिन कुंभलगढ़ का किला जो है इसको चीन के बाद सबसे बड़ा जो किला है, इसकी लंबाई जो है इसको माना जाता है वो कितनी है? तो वो 36 किलोमीटर इसकी जो है वो चीन के बाद सबसे बड़ा किला यही माना जाता है। राजस्थान के बेल्लौर की बात कर लेते हैं। तो भेसरीगढ़ राजस्थान का बेल्लौर भी शामिल है। गोल्डन सिटी जो कि जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर? जो जैसलमेर है वो जो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं। राजस्थान का बेल्लौर किसको कहते हैं? तो राजस्थान का बेल्लौर भैंसरोड़गढ़ को कहते हैं। सुबाड़गिरी की बात कर लेते हैं। तो जालोर फोर्ट जो है उसको हम सुबाड़गिरी यानी कि सोनगिरी का किला भी कहते हैं। किसको? जालोर फोर्ट को। किसको? जालोर फोर्ट को। सोनार किला की बात कर लेते हैं, जिसको हम जैसलमेर किला यानी कि राव जैसल ने इसका निर्माण किया था। किसका? जैसलमेर किला का। अंबर किला की बात कर लेते हैं। तो अंबर किला कहाँ पर है? तो अंबर किला ये जिसको आमेर का किला भी कहते हैं, ये जयपुर में स्थित है। आमेर या फिर अंबर का किला जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। महाराष्ट्र फोर्ट की बात कर लेते हैं। तो जंजीरा किला जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में ये किला स्थित है। रांजमाची किला की बात कर लेते हैं। तो रांजगाची किला जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। सिंधुदुर्ग किला की बात कर लेते हैं। तो सिंधुदुर्ग किला जो है वो भी महाराष्ट्र में स्थित है। अंगुआड़ा किला की बात कर लेते हैं। तो ये कहाँ पर है? ये भी गोवा में स्थित है, अंगुआड़ा किला। कालिंजर किला की बात कर लेते हैं। तो कालिंजर किला कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। चर्च की बात कर लेते हैं। तो सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका ये तमिलनाडु में स्थित है। कौन सी चर्च? सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका ये तमिलनाडु में स्थित है। पॉल कैथेड्रल की बात कर लेते हैं। तो पॉल कैथेड्रल कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। जॉन कैथेड्रल की बात कर लेते हैं। तो ये धर्मशाला में स्थित है। बेसिलिका ऑफ वॉम की बात कर लेते हैं। तो बेसिलिका ऑफ वॉम कहाँ पर स्थित है? ये भी एक चर्च है जो कि गोवा में स्थित है। बेलकन्नी चर्च की बात कर लेते हैं। तो बेलकन्नी चर्च जो है ये भी तमिलनाडु में स्थित है। क्राइस्ट चर्च की बात कर लेते हैं। तो क्राइस्ट चर्च कहाँ पर स्थित है? शिमला में ये स्थित है। भारत का सबसे ओल्ड चर्च कौन सा है? तो भारत का सबसे ओल्ड चर्च कोच्चि केरल में स्थित है, जो कि सेंट थॉमस चर्च के नाम से जानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है चर्च के बारे में। प्रमुख ईसाई त्यौहार की बात कर लेते हैं। तो ईस्टर जो है जो कि 3 दिन के बाद मनाया जाता है। ईसा 3 दिन बाद रिवाइव
ईस्टर जो है वो त्यौहार मनाया जाता है किसके नाम से? तो गुड फ्राइडे के नाम से, जो कि ईसा मसीह को सूली पर टांग दिया था। ये अप्रैल में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये अप्रैल में मनाया जाता है। अमर्त्य सेन की बात कर लेते हैं। तो अमर्त्य सेन को 1998 में पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये एक अर्थशास्त्री थे। तो कौन थे? ये एक अर्थशास्त्री थे। इनकी 2 पुस्तक थी, द आइडिया ऑफ जस्टिस एंड आर्ग्यूमेंटिव इंडियन। कौन सा? आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। और दूसरी पुस्तक का नाम क्या था? तो द आइडिया ऑफ जस्टिस। अब पुस्तक की बात कर लेते हैं। तो मुन्नार मेडल जो है, इनकी पुस्तक जो है एशियन ड्रामा एन अमेरिकन डिलेमा, द चैलेंजर ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी। इनकी 3 पुस्तक है। कौन कौन सी? एशियन ड्रामा एंड अमेरिकन डिलेमा, द चैलेंजर ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी। जॉन ड्रेज की बात कर लेते हैं। तो जॉन ड्रेज की 2 पुस्तक है, एन अनसर्टेन ग्लोरी, भारत और उसके विरोधाभास। ये किसकी है? तो ये जॉन ड्रेज की पुस्तकें हैं। कौन सी? एन अनसर्टेन ग्लोरी, भारत और उसके विरोधाभास। अगला क्वेश्चन है पद्म अवार्ड की बात कर लेते हैं, पद्म भूषण अवार्ड की। तो पद्म भूषण अवार्ड जो है वो 2024 में 5 लोगों को पद्म भूषण दिया गया, 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया और 110 लोगों को पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्म श्री 110 लोगों को। कितने? 110 लोगों को, यानी कि टोटल 132 व्यक्तियों को अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है। उषा उत्थुप अय्यर जो है ये एक गायन है। इन्हें 2024 के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। किसको? उषा उत्थुप अय्यर को। संगीत में पद्म भूषण किसको मिला है? तो लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल को ये दिया गया है। किसको? लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल को संगीत पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पद्म श्री की बात कर लेते हैं। तो पद्म श्री 2024 में किसको दिया गया है? तो कालूराम बामनिया, जो कि एमपी से संबंधित हैं और भजन गायकी हैं। किससे? एमपी से संबंधित हैं और भजन गायकी हैं। कौन? कालूराम बामनिया। रामलाल बरेठ की बात कर लेते हैं। ये कथक से संबंधित हैं और रायगढ़ घराने से संबंधित हैं। इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गीता राम बर्मन की बात कर लेते हैं। तो भवैया गीत जो है, जो कि पश्चिम बंगाल में गाया जाता है, गीता राय बर्मन भवैया गीत से संबंधित हैं, पश्चिम बंगाल में गाया जाता है। इन्हें भी पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया है। द्रोण भुइया की बात कर लेते हैं। तो ओजापली और देवगानी, ये भी पद्मश्री इन्हें भी मिला है। किसको? द्रोण भुइया को। जो कौन से गीत से संबंधित हैं? तो ओजापल्ली और देवधानी से संबंधित हैं। कुंभी की बात कर लेते हैं। तो कुंभी क्या है? एक लोक नृत्य है। ज्योत्सना चिनप्पा की बात कर लेते हैं। तो ज्योत्सना चिनप्पा किससे संबंधित है? इन्हें मिला है। तो ये स्क्वैश ज्योत्सना चिनप्पा, इन्हें पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया। ये किससे संबंधित है? तो ये खेल होता है स्क्वैश। ठीक है, उससे संबंधित है। अनुपमा होसकरे की बात कर लेते हैं। तो एक कठपुतली नृत्य होता है जो कि अनुपमा होसकरे को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। रतन कहार की बात कर लेते हैं। तो बंगाली का जो लोक गायन है उसके लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। शब्दावली की बात कर लेते हैं। तो टेनिस के जो शब्दावली है वो कौन कौन से होते हैं? तो सर्विस, स्मैश, लेट और ड्यूज। कौन कौन से? सर्विस, स्मैश, लेट और ड्यूज जो है वो टेनिस और बैडमिंटन की कुछ शब्दावलियाँ हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की बात कर लेते हैं। तो सबसे कम उम्र में जो प्राप्त करता है वो कौन है? तो अभिनव बिंद्रा इसके सबसे कम उम्र में प्राप्त अभिनव बिंद्रा खेल रत्न अवार्ड इन्हें 2001 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2001 में दिया गया था। अभिनव बिंद्रा किससे संबंधित हैं? तो अभिनव बिंद्रा जो है वो निशानेबाजी से संबंधित हैं। दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो दूसरे व्यक्ति गीत सेठी थे। कौन थे? गीत सेठी थे, जिन्हें खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फर्स्ट खेल रत्न प्राप्तकर्ता कौन रहे हैं? तो पैरालंपिक की बात कर लेते हैं। तो मेल में पैरालंपिक में देवेंद्र झांझरिया रहे हैं और फीमेल में दीपा मलिक कुश्ती से संबंधित रही हैं। कुश्ती की बात कर लेते हैं। तो सुनील कुमार जो है वो मेल में रहे हैं। साक्षी मलिक जो है वो फीमेल में
रही हैं। बॉक्सिंग की बात कर लेते हैं तो मैरी कॉम जो है इन्हें खेल रत्न अवार्ड जो है वो बॉक्सिंग में मिला है। यहाँ पे इधर सुशील को मिला है और साक्षी मलिक को कुश्ती में मिला है। पैरा ओलंपिक की बात कर लेते हैं तो देवेंद्र झांझरिया और दीपा मलिक को मिला है। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन थी तो गीता सेठी जो थी उन्हें सेकंड नंबर पे भारत रत्न अवार्ड से खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जनजाति की बात कर लेते हैं तो बैगा, भील और गोंड ये कहाँ की एमपी की जनजाति है। भील सबसे बड़ी जनजाति है किसकी, एमपी और राजस्थान ये दोनों मिलती है भील। वैसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा अगर एमपी दिया गया तो एमपी करेक्ट करेंगे, अगर राजस्थान दिया गया तो राजस्थान करेक्ट करेंगे। गरसिया और सैरिया ये कहाँ की है, ये राजस्थान की है। थारू और जौनसारी ये कहाँ के हैं, ये यूपी के हैं। संथाल की बात कर लेते हैं तो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ये संथाल जनजाति पाई जाती है। इसला की बात कर लेते हैं तो इसला जनजाति कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में ये पाई जाती है। लेप्चा की बात कर लेते हैं, लेप्चा ट्राइब कहाँ पाई जाती है तो लेप्चा ट्राइब सिक्किम में पाई जाती है। ओंचो, सेंटिनली और सोमपेन, ओंगे, सेंटिनली और सोमपेन ये कहाँ की हैं तो ये है अंडमान एंड निकोबार की। कुकी, अंगामी और मिजो की बात कर लेते हैं तो ये मिजोरम की हैं। गारो, खासी, जयंतिया की बात कर लेते हैं तो ये मेघालय की जनजातियां हैं। जैन समुदाय के त्योहारों की बात कर लेते हैं तो जैन समुदाय के जो त्यौहार होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक होता है पर्रेसड़। कौन सा, पर्रेसड़, जो कि 8 दिन मनाया जाता है। 8 दिन श्वेतांबर मनाते हैं, 10 दिन दिगंबर मनाते हैं, जो कि श्रावण मास के महीना में मनाया जाता है। 8 दिन कौन मनाते हैं तो श्वेतांबर, 10 दिन कौन मनाते हैं तो दिगंबर मनाते हैं 10 दिन। ये किसके द्वारा मनाया जाता है तो जैन समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। पर्युषण, महावीर जयंती की बात कर लेते हैं तो ये 13वें दिन मनाया जाता है। चैत्र मास शुक्ल पत्र में चैत्र के 13वें दिन मनाया जाता है। महामस्तकाभिषेक की बात कर लेते हैं तो 12 वर्ष में एक बार ये मनाया जाता है। कर्नाटक में सबसे फेमस है और बाहुबली की याद में ये मनाया जाता है। कहाँ पर, बाहुबली जो मूवी आई थी वो कहाँ बनी थी तो वो साउथ में ही बनी हुई थी, जिसको महामस्तकाभिषेक 12 वर्ष में एक बार ये मनाया जाता है बाहुबली की याद में। ज्ञान पंचमी की बात कर लेते हैं तो ज्ञान पंचमी कब मनाई जाती है तो कार्तिक में ज्ञान पंचमी मनाई जाती है। वर्षी तप या फिर अक्षय तृतीया की बात कर लेते हैं तो बैसाख या फिर ऋषभ देव जो हैं इनकी याद में ये मनाया जाता है। पॉलिटी की बात, पॉलिटी आ जाती है। केरल का परूर क्षेत्र जो है वो पहली बार पायलट आधार पर ईवीएम यूज़ किया है 1982 में। केरल का परूर क्षेत्र जो है, कौन सा, केरल का परूर क्षेत्र जो है वो 1982 में पहला ऐसा क्षेत्र बना था जिसने पायलट आधार पर ईवीएम यूज़ किया था। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं और ईवीएम से चुनाव हुए हैं, तो ईवीएम पहली बार कहाँ यूज़ हुआ था तो केरल के परूर क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, ईवीएम का निर्माण किसने किया है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है वो ईवीएम का निर्माण करती है और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कौन, 2 लोग करते हैं। एक तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भी करती है ईवीएम का निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका इन दोनों का, ये दोनों जो हैं वो इस ईवीएम का निर्माण करती है। ठीक है, नागालैंड के नॉक्सन सीट जो है वो वीवीपीएटी का यूज़ पहली बार किया है। नागालैंड के नॉक्सन जो सीट है वो वीवीपीएटी का यूज़ पहली बार किया है। नोटा का मतलब क्या होता है, नॉन ऑफ द एवब। नॉन ऑफ द एवब का के लिए जो चुनाव लिए हैं वो पहली बार कब लिए गए हैं, नोटा का तो 2013 में लिए गए हैं। और राज्यसभा में कब लिए गए हैं, नोटा का प्रयोग कब किया गया है तो 2014 में राज्यसभा में इसका प्रयोग किया गया है। और पहली बार कब किया गया था 2013 में इसका पहली बार यूज़ किया गया था नोटा का। आर्टिकल क्या होता है तो अभिलेख न्यायालय जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी करेगी, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय जारी करेगी आर्टिकल 129 के द्वारा। न्यायालय अवहेलना कब करता है तो न्यायालय अवहेलना जो है वो एक्ट 1971 में आता है। एससी का डिसीजन जो है वो यूपी के हाई कोर्ट, केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद है वो किस आर्टिकल में आता है तो केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद है वो 131A में आता है, जो कि मूल क्षेत्र अधिकार का वर्णन करता है। आर्टिकल 222 यानी कि प्रेसिडेंट सीजीआई के परामर्श से हाईकोर्ट न्यायाधीश के न्यायालय से एक से दूसरे में स्थानांतरण करता है। राष्ट्रपति जो है वो सीजीआई के परामर्श से
यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश का एक न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो 222 के द्वारा होता है। हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं तो हाई कोर्ट का जो वर्णन है वो 214 में आता है। 215 में क्या आता है, तो हाई कोर्ट के जो अभिलेख है वो 215 में आता है। 216 में क्या है, तो 216 में हाई कोर्ट का गठन है। 216 में क्या है, हाई कोर्ट का गठन है। विधानसभा की बात कर लेते हैं तो इसका कार्यकाल कितना होता है विधानसभा का, तो 5 ईयर इसका कार्यकाल होता है। एक वर्ष तक आपातकालीन में इसको बढ़ाया जा सकता है। किसको, विधानसभा को एक वर्ष में आपातकालीन में 1 वर्ष के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो समाप्ति से पूर्व विघटित कर सकते हैं। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो समय से पूर्व इसको विधानसभा में विघटित कर सकते हैं, लेकिन विधान परिषद में नहीं कर सकते। जैसे राज्यसभा को लोकसभा को हम भंग कर सकते हैं लेकिन विधानसभा को नहीं कर सकते, इसी तरीके से विधानसभा को हम भंग कर सकते हैं लेकिन विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके व्यक्ति के कार्यकाल की बात कर लेते हैं विधानसभा के तो 5 ईयर इनके व्यक्ति का कार्यकाल जो होता है वो होता है। पहले गैर कांग्रेसी पीएम कौन थे, तो पहले गैर कांग्रेसी पीएम जो है वो मोरारजी देसाई थे। कौन थे, मोरारजी देसाई थे। 1975 में सबसे पहले क्या हुआ था, तो इमरजेंसी जो है वो 1975 में 25 जून 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी। 8th नंबर के पीएम कौन थे, तो चंद्रशेखर जो है वो 8th नंबर के पीएम थे। 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष जो है वो 1977 में चंद्रशेखर को चुना गया था। हिस्ट्री की में बात कर लेते हैं तो जसवंत दसानंद जो है ये एक चित्रकार थे। कौन थे, एक चित्रकार थे जिन्होंने क्या किया था, एक तूतीनामा हमजानामा पेंटिंग बनाई थी, जिसको हम भित्ति चित्रकारी शुरू किसने की थी, तो अकबर ने भित्ति चित्रकारी शुरू की थी, जो कि तूतीनामा हमजानामा पेंटिंग जो है वो अकबर के द्वारा चलाई गई थी। और ये चित्रकार किसके दरबार में रहते थे, जसवंत और दसानंद तो अकबर के कार्यकाल में ये रहते थे। अब्दुल समद जो है वो किसके कार्यकाल में रहते थे, तो हुमायूं के कार्यकाल में रहते थे। चित्रकला का स्वर्णयुग किसको कहा जाता है, तो चित्रकला का स्वर्णयुग जो है वो जहांगीर को कहा जाता है। जहांगीर के अन्य नाम कौन है, तो फारूक बेग, दौलत खां, बिशन दास और मंसूर के नाम से भी जहांगीर को जाना जाता है। जहांगीर के बाद कौन आता है गद्दी पर, तो शाहजहां आता है। शाहजहां के चित्रकार को क्या कहा जाता है, तो चिंतामणि मीर हासिम कहा जाता है। ठीक है, मोती मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो मोती मस्जिद जो है वो दिल्ली में स्थित है। पंचमहल व जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है, तो पंचबाई और जोधाबाई का जो महल है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। मुसम्मन बुर्ज आगरा में स्थित है। कहाँ पर है, आगरा में ये स्थित है। शाहजहां को कैद किया गया था कहाँ पर, मुसम्मन बुर्ज में। शाहजहां को कैद तो किया गया था मुसम्मन बुर्ज में। आप हमें ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो रजिया सुल्तान थी उसको कहाँ, कौन से किला में कैद करके रखा गया था, कौन से किला में उनको कैद करके रखा गया था। लेकिन हम इतना बता दे रहे हैं कि शाहजहां को जो है वो मुसम्मन बुर्ज में कैद करके रखा गया था, जो कि सामूगढ़ का युद्ध जब हुआ था 1658 में सामूगढ़ का युद्ध होता है, जिसमें शाहजहां को कैद कर लिया जाता है। पारिक चित्रकारी जो है जो कि शाहजहां के द्वारा चलाई गई थी। पारिक चित्रकारी कहाँ पर है, शाहजहां के द्वारा चलाई गई थी। आप जब भी ताजमहल देखने जाएंगे तो आप जब ऊपर की साइड चढ़ेंगे, ताजमहल नहीं सॉरी आगरा का जो किला है वहाँ पर आप जाएंगे तो जब आप जहाँ से ताजमहल दिखता है वहीं पे एक जगह है छोटी सी, उसमें आप जब जाएंगे अंदर तो एक इतना बड़ा गोल आकार का मिलेगा, जिसमें एक अंदर की ओर थोड़ा सा गड्ढा हुआ करा हुआ मिलेगा चारों ओर से। कैसा मिलेगा, चारों ओर से मिलेगा। तो उस जो पारिक चित्रकारी है वो किसके द्वारा है, तो वो शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, बीवी का मकबरा कहाँ बनवाया गया है, तो बीवी का मकबरा औरंगाबाद में औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब के पुत्र ने बनवाया था। ठीक है, कहाँ पर, बीवी का जो मकबरा है औरंगाबाद में। पुरंदर की संधि कब होती है, तो 1665 में पुरंदर की संधि जयसिंह व शिवाजी के मध्य में
की जाती है। जयसिंह कौन थे? तो जयसिंह मुगल के प्रतिनिधि थे। और शिवाजी की बात कर लेते हैं तो शिवाजी एक हिंदू पर्सन थे। ठीक है, शिवाजी कौन थे? तो इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी 1674 में। इन्होंने क्या किया था? छत्रपति की उपाधि धारण की थी। 35 में से 23 किले देने पड़े थे शिवाजी को। कितने? 35 में से 23 किले इन्हें देने पड़े थे। 5 लाख हूस वार्षिक इन्होंने रखी थी। क्या 5 लाख हूस वार्षिक ये देंगे। हैदेव कहा गया इनको ही। हैदेव किसको कहा गया? तो इनको ही कहा गया है। जन्म क्या था? तो 1627 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब होती है? तो 1680 में इनकी मृत्यु होती है। कहीं कहीं 1630 भी इनका जन्म दिखाया जाता है शिवाजी का। किसका? शिवाजी का। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के राज तिलक की बात कर लेते हैं। तो 1674 में रायगढ़ में राजमुकुट इन्होंने 1674 में धारण किया था। राज तिलक का संस्कार जो है वो गंगवट भट्ट ने करवाया था। राज तिलक जो है शिवाजी का किसने करवाया था? तो गंगवट ने करवाया था। तांत्रिक विधि जो है वो किसने करवाई थी? तो निश्चलपुरी गोस्वामी ने तांत्रिक विधि करवाई थी। उच्च क्षेत्रीय वर्ग के शासक के नाम से इनको जाना जाता है। शिवाजी की जीत कब होती है? तो पहली जीत जो है प्रतापगढ़ पर 1659 में ये होती है। सूरत को इन्होंने कब जीता? तो सूरत को इन्होंने शिवाजी ने 1664 और 1670 में 2 बार इन्होंने जीता। इन्होंने 2 कर लगाए थे। चौथ कर लगाया था जो कि 1/4 दिया जाता है। और सरदेशमुखी कर जो है वो कि 1/10 लगाया जाता है। शिवाजी ने 2 कर लगाए थे, चौथ कर और सरदेशमुखी कर। चौथ कर कितना दिया जाता है? तो 4 का 1 बार जमीन पर दिया जाता था। और सरदेशमुखी यानी कि 10 का 1 भाग जो है वो दिया जाता था राज्य को। प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो प्रशासनिक व्यवस्था पीएम का जो वित्त होता था उसको क्या कहा जाता था? तो पेशवा यानी कि प्रमुख व्यक्ति जो है उसको कहा जाता था। सैन्य सर-ए-नौबत किसको कहा जाता था? सैन्य जो होता थी उसको क्या कहा जाता था? सर-ए-नौबत कहा जाता था। लेखपाल को क्या कहा जाता था? तो मजुमदार लेखपाल को कहा जाता था। गुप्तचर और डाक विभाग को क्या कहा जाता था? तो बाक-ए-नवीस कहा जाता था। मंत्रिमंडल की बात कर लेते हैं। तो जो अष्टप्रधान थे शिवाजी के कार्यकाल में, सुरुनबीस जो है वो किसको कहा जाता था? तो पत्राचार को सुरुनबीस कहा जाता था। विदेश मंत्री जो होते थे उसको क्या कहा जाता था? तो दबीर यानी कि सुमंत कहा जाता था। जो धार्मिक दान देता था उसको क्या कहा जाता था? तो सदर जो है उसको कहा जाता था। न्यायाधीश की बात कर लेते हैं। पानीपत के तृतीय की बात कर लेते हैं। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध है जो 1526 में लड़ा जाता है। बाबर और किसके बीच में? इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो लड़ा जाता है। ठीक है, जिसमें बाबर की जीत होती है और बाबर अपना जो वंश की नींव रखता है। ठीक है, पेशवा के तीसरे वॉर की बात कर लेते हैं। तो पेशवा विश्वनाथ राव वर्सेस अब्दाली के बीच में ये होता है पानीपत का जो तृतीय युद्ध है। ये 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो होता है। कब होता है? पानीपत का तृतीय जो युद्ध है वो 14 जनवरी 1761 में होता है पानीपत का तृतीय युद्ध। मराठा सेनापति जो है वो सदाशिवराव भाऊ जो है वो मराठा के सेनापति उस टाइम होते हैं। कौन? मराठा के सेनापति कौन थे? तो सदाशिवराव भाऊ जो है मराठा के सेनापति थे। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में किसके किसके बीच में होता है? तो पेशवा और अब्दाली के बीच में ये तृतीय जो युद्ध है वो पानीपत का ये होता है। बाबर के बीच में कब हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 में पहला बार होता है। और 1556 में अकबर और हेमू के बीच में दूसरा युद्ध होता है। कब? 1556 में अकबर वर्सेस हेमू के बीच में होता है, जिसमें अकबर जीत जाता है और हेमू हार जाता है। यहाँ बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी जो है वो हार जाता है। ठीक है, इसके बाद में बाजीराव प्रथम की बात कर लेते हैं। तो बाजीराव प्रथम जिसको द्वितीय पेशवा के नाम से जानते हैं, इनकी वाइफ थी काशीबाई फर्स्ट, जिन्होंने मस्तानी छत्रसाल की पुत्री थी। कौन? छत्रसाल की पुत्री थी मस्तानी। शिवाजी के बाद गौरिल्ला युद्ध जो है वो किसने चलाया था? तो शिवाजी ने ये चलाया था, जो बड़ा प्रतिपादित रहा था। मुगल शक्ति नियंत्रण किसको कहा जाता है? तो बाजीराव प्रथम की कोशिका को कहा जाता है। 1733 में क्या हुआ था? तो जंजीरा के सीढ़ियों के विरुद्ध अभियान चलाया था। क्या किया था? जंजीरा के सीढ़ियों के विरुद्ध अभियान चलाया था। बसीन वार की बात कर लेते हैं। बसीन वॉर की
तो 1739 में पुर्तगाली इसमें हार गए थे बसीम वॉर में। क्या हुआ था? बसीम वॉर में पुर्तगाली हार गए थे शिवाजी से, जो कि 1739 में होता है। 1728 में क्या होता है? तो पालखेड़ वॉर, जिसमें हैदराबाद निजाम जो है वो हार जाते हैं किससे? शिवाजी से। कब? 1728 में पालखेड़ वॉर में। बाजीराव की बात कर लेते हैं तो दिल्ली अभियान जो है वो 1737 में बाजीराव दिल्ली अभियान चलाया गया था। किसके मतलब कौन थे उसके? तो मोहम्मद शाह रंगीला भागा जो है वो इसके दिल्ली अभियान में इसके साथ थे। ठीक है। सैयद बंधु की बात कर लेते हैं तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां सैयद बंधु के नाम से इनको जाना जाता है। फर्रुखसियार की बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया था? तो बंदा सिंह बहादुर की हत्या कर दी थी। बंदा सिंह बहादुर कौन थे? तो ये 10वें गुरु सिंह के बाद यानी कि 11वें उत्तराधिकारी बने थे। 10वें कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। और गुरु गोविंद सिंह के बाद कौन बने थे? तो बंदा सिंह बहादुर बने थे। और बंदा सिंह बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो फर्रुखसियार ने करवा दी थी। और सिख गुरु की बात कर लेते हैं तो सिख गुरु कितने हुए हैं? तो सिख गुरु 10 हुए हैं। ज्वारभाटा की बात कर लेते हैं तो सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वारभाटा आता है। एक दिन में सामान्यतः ज्वार दो बार आते हैं और भाटा दो बार आते हैं। ज्वार 2 और भाटा 2 बार। सूर्य एवं चंद्रमा के केंद्र में पृथ्वी के साथ सीधी रेखा में क्या होते हैं? तो सीधी रेखा में बहुत ज्वार होते हैं और समकोण पर बहुत लघु ज्वार होते हैं। सीधी रेखा में बहुत ज्वार होते हैं और समकोण पर लघु ज्वार होते हैं। बृहत और लघु ज्वार के बीच के अंतराल की बात कर लेते हैं तो बृहत और लघु ज्वार के बीच अंतराल 7 दिन का होता है। बहर ज्वार और महीने में कितने बार आते हैं? तो 2 बार आते हैं। एक अमावस्या होती है और दूसरी पूर्णिमा होती है। प्रवाल मूंग यानी कि प्रवाल वृत्ति की बात कर लेते हैं। मूंगा चट्टान जिसको हम कहते हैं कोरल रीफ के नाम से भी जिनको जाना जाता है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती हैं? तो ग्रेट बैरियर रीफ यानी ऑस्ट्रेलिया में प्रवाल मूंगा वृत्ति को सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये किस पर होती हैं? तो कैल्क्रियम चट्टान में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। सूर्य की रोशनी इसमें आवश्यक होती है। 30 नॉर्थ से लेकर 30 साउथ के मध्य ये होती हैं प्रवाल मूंगा चट्टान। घास के मैदान की बात कर लेते हैं तो शीतोष्ण घास मैदान जो है वो साउथ अमेरिका में जो शीतोष्ण घास मैदान होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो हम लाओस के नाम से जानते हैं। यूरोप में जो घास मैदान होते हैं उसको हम स्ट्रेपी के नाम से जानते हैं। नॉर्थ अमेरिका में पेरिस के नाम से जानते हैं। अफ्रीका में वेल्ड के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जानते हैं। और यह ऑस्ट्रेलिया वाला लगभग 8 से 10 बार पूछा जा चुका है तो इसको याद रखेंगे। अर्जेंटीना में पंपेस के नाम से जानते हैं। ब्राज़ील में कंपास के नाम से जानते हैं। और अर्जेंटीना में पंपास और ब्राज़ील में कंपास। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। पूर्वी अफ्रीका में सवाना के नाम से जानते हैं। न्यूजीलैंड में कैंटवरी के नाम से जानते हैं। हंगरी में पुस्ताज के नाम से जाने जाते हैं। जो भी शीतोष्ण घास मैदान है उनको ऊर्जा का जो स्रोत है, ऊर्जा के जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो कौन कौन से? एक तो पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या है? ये ऊर्जा के नेचुरल स्रोत हैं। रूस प्लस तुर्की की बात कर लेते हैं तो रसिया जो है वो एशिया में आता है और तुर्की जो है वो यूरोप में आता है। कौन सा? इकोनॉमिक की बात कर लेते हैं तो अंत्योदय कार्ड जो है, निर्धनों से भी निर्धन जो होते हैं उनके लिए अंत्योदय कार्ड बनाया जाता है। इसमें क्या होता है? 5 किलो अनाज और 3 किलो गेहूँ। 3 किलो जो गेहूँ है वो 5 किलो अनाज दिया जाता है, जिसमें 3 किलो गेहूँ जो है वो 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से दिया जाता है। और 2 किलोग्राम चावल जो है वो 3 रुपये के हिसाब से दिया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात कर लेते हैं तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो 1952 में आती है। अन्नपूर्णा योजना जो है वो 2000 में आती है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1970 में चलता है। लक्षित सर्वाधिक वितरण प्रणाली 1997 में ही चलती है, जिसमें क्या था कि 35 किलोग्राम पर मंथ दिया जाएगा एक फैमिली को अनाज। क्या दिया जाएगा? 35 किलोग्राम पर मंथ एक फैमिली को अनाज दिया जाएगा। बैंक प्रणाली की बात कर लेते हैं तो स्प्रीड जो है
वो दी जाने वाली ब्याज दर माइनस वसूल ब्याज दर जो है उसको हम स्प्रेड कहते हैं। अल्प अवधि की मांग मुद्रा की अवधि की बात कर लेते हैं तो 1 से लेकर 14 दिन तक अल्प अवधि की मांग चलती है। भुगतान संतुलन की बात कर लेते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से भुगतान संतुलन को जाना जाता है, जिसमें आयात कम और निर्यात ज़्यादा होती है। आयात अधिक, निर्यात कम, भुगतान असंतुलन की स्थिति होती है। साइंस के बारे में बात कर लेते हैं तो विद्युत चालक जो है वो एल्यूमिनियम शीट, विद्युत चालक जो होती है उसमें क्या होता है तो एल्यूमिनियम शीट का प्रयोग किया जाता है, ना थर्माकोल का प्रयोग किया जाता है, ना ग्लॉज का प्रयोग किया जाता है। टिंडल प्रभाव किस लिए होता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण टिंडल प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। अम्ल स्वाद जो है वो खट्टा होता है तो क्षार अम्ल स्वाद क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। जो कागज आता है एक तरीके का वो खट्टा जो पदार्थ होता है वो अम्ल होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। लेकिन क्षार क्या करता है, क्षार होता है देखो चखने में तो कड़वा होता है क्षार, ठीक है, लेकिन ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या क्षार जो करता है वो लाल लिटमस को नीला करता है और कड़वा होता है। अम्ल क्या करता है, अम्ल नीले को लाल करता है। अम्ल प्लस क्षार क्या कहलाता है तो कुचालक कहलाता है। अम्ल प्लस क्षार क्या कहलाता है, कुचालक कहलाता है। पादप हार्मोन्स की बात कर लेते हैं तो जिबरेलिन पादप हार्मोन्स जो है वो क्या करते हैं तो तने की लंबाई में वृद्धि करते हैं। तने की लंबाई जो होती है उसमें वृद्धि का कार्य कौन सा हार्मोन्स करता है तो जिबरेलिन करता है। ऑक्सिन क्या करता है तो ऑक्सिन प्रकाशानुवर्तन यानी कि प्रकाश की ओर वृद्धि इसका कार्य होता है। एब्सिस अम्ल की क्या होता है तो वृद्धि का स्कंदबंध जो है वो सब्सिस अम्ल का काम होता है। साइटोकाइनिन का काम क्या होता है तो कोश का विभाजन का जो प्रेरण होता है वो साइटोकाइनिन का होता है। जीभ का क्या होता है तो जीभ में अग्र जो होता है वो मीठी होती है, पश जो होती है वो खट्टी होती है, ठीक है। और अग्र पार्श्व की बात कर लेते हैं तो नमकीन होता है, पश की बात कर लेते हैं तो कड़वा होता है। देखो आगे मीठे का होता है, खट्टे का स्वाद कहाँ होगा तो पार्श्व में होगा। अग्र पार्श्व में क्या होगा, नमकीन का स्वाद होगा। पश की बात कर लेते हैं तो पश कैसा होगा तो कड़वा होगा, ठीक है। करंट में बात कर लेते हैं तो मुद्रा जिम्बाब्वे यानी कि हरारे जिसकी राजधानी है जिम्बाब्वे की, इसकी कानूनी मुद्रा कौन सी है तो कानूनी मुद्रा इसकी यूएसए डॉलर है, जबकि इसकी खुद की मुद्रा जिग यानी कि जिम्बाब्वे गोल्ड है। कौन सी है, जिम्बाब्वे गोल्ड है। ईरान की बात कर लेते हैं तो ईरान की मुद्रा को क्या कहते हैं तो तोमान कहते हैं। चीन की क्या है तो रेमनबी है। कौन है, रेमनबी है। बुल्गारिया की कौन सी है, लेव है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका है, यहाँ की क्या है, सॉरी श्रीलंका नहीं, यहाँ की क्या है तो यहाँ की रुपया है। पाकिस्तान की तो पाकिस्तानी रुपया है, ठीक है। और जॉर्जिया की बात कर लेते हैं तो लॉरी है। यूएसए की कौन है तो डॉलर है, ठीक है। भारत के विशालकाय सर्प की बात कर लेते हैं तो भारत का विशालकाय सर्प जो है वो वासुकी जो कि समुद्र मंथन के द्वारा निकला था, जिसके जीवाश्म कहाँ मिलते हैं तो गुजरात में, जिसके जीवाश्म अप्रैल 2024 में मिले हैं। किसके, वासुकी सर्प के। ये कितना पुराना था तो 5 करोड़ वर्ष पुराना है। दुनिया का सबसे प्राचीन सांप के नाम से भी वासुकी सर्प को जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी मालगुड़ी कौन सी है तो सुपर वासुकी जो है वो भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा में नामित कितने व्यक्तियों को करता है तो राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को ये नामित करता है, जबकि लोकसभा में कितने पर्सन को ये नामित करेगा तो लोकसभा में सिर्फ 1 पर्सन को ये नामित करेगा। सतनाम सिंह सिंधु जो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं। कौन से, सतनाम सिंह सिंधु जो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं। सुधा मूर्ति कौन है तो सुधा मूर्ति की एक पुस्तक है डॉलर बहू। कौन है, सतनाम सिंह सिंधु की पुस्तक जो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। सुधा मूर्ति की पुस्तक जो है वो डॉलर बहू है। रंजन गोगोई और पीटी ऊषा, इलमैया राजा संगीतकार और सोनल मानसिंह ये किससे संबंधित हैं तो सोनल मानसिंह ये नृत्य से संबंधित हैं। इमेल राजा ये कौन है, ये संगीतकार है। पीटी ऊषा कौन है तो पीटी ऊषा अभी हाल ही में इन्हें बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बीसीसीआई की में कन्फ्यूजन है थोड़ी सी, ठीक है। एक बार कंफर्म करके हम आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे, पिन कर देंगे उसको। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जो है
वो यानिक सिनर ने इटली में जीता है। मेंस में यानिक सिनर ने जीता है और वुमेन्स में आरेन सबलेंका जो कि बेलारूस की है। मेंस में यानिक सिनर ने इटली के हैं, ये सबसे कम एज के हैं, और वुमेन्स में आरेन सबलेंका है। मेंस में कौन हारे हैं तो डेनियल मेदवेदेव जो कि रसिया के हैं, ये हारे हैं। और यहाँ पर कौन जीती हैं तो ये चीन की थी जोंग किंग वेन, ये उपविजेता रही हैं। ठीक है, युगल की बात कर लेते हैं। युगल में ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता है तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू मैकेन जीते हैं। कौन से? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू मैकेन जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, वुमेन प्रीमियर लीग की शुरुआत कब होती है, या फिर वुमेन प्रीमियर लीग 2024 में कौन? वुमेन प्रीमियर लीग 2024 में ऑरेंज कैप किसने जीती है तो वुमेन प्रीमियर लीग में 2024 में ऑरेंज कैप एलिसे पेरी ने जीती है जो कि आरबीसी से है। और वुमेन प्रीमियर लीग की शुरुआत कब होती है तो 2014 में इसकी शुरुआत होती है। और आईपीएल की शुरुआत कब होती है तो 2008 में होती है। इंडियन सुपर लीग की जो शुरुआत है वो 2014 में होती है और आईपीएल की शुरुआत 2008 में होती है। और वुमेन प्रीमियर लीग में 2024 की विजेता कौन रही है तो आरसीबी विजेता रही है, जिसकी कैप्टन कौन थी तो स्मृति मंदाना इसकी विजेता थी। किसकी? आरसीबी की। ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दोनों ही आरसीबी ने जीता है। ऑरेंज कैप किसने जीती है तो एलिस पेरी ने जीती है, और पर्पल कैप किसने जीती है तो श्रेयंका पाटिल ने ये जीती है। ये भी किससे है तो ये भी आरसीबी से है। राज्यपाल की बात कर लेते हैं, राज्यफल की बात करते हैं, राज्यपाल की नहीं। तो काजी नींबू जो है ये कहाँ का राज्यफल है तो काजी नींबू जो है वो असम का फल है। कटहल कहाँ का है तो कटहल केरल और तमिलनाडु का है। आम कहाँ का है? आम एमपी और यूपी का राज्य फल है। केरल का कटहल कहाँ का है तो कटहल कहाँ का है? तमिलनाडु और केरल का। ठीक है, और काजी नींबू कहाँ का है तो काजी नींबू जो है वो असम का है। आम कहाँ का है? एमपी और यूपी का है। भारत की पहली महिला की बात कर लेते हैं, तो भारत की जो पहली महिला है वर्ल्ड प्रीमियर लीग की बात कर लेते हैं, तो पिच ये तैयार करवाती हैं वर्ल्ड प्रीमियर लीग के लिए। कौन है तो जयसिंथा कल्याण जो है, इन्हें पिच क्यूरेटर का अवार्ड दिया गया। पिच क्यूरेटर के लिए कौन अवार्ड दिया गया तो जयसिंथा कल्याण को दिया गया। वर्ल्ड प्रीमियर लीग है जो कि पिच तैयार के लिए इन्हें दिया गया है। जीएस लक्ष्मी है जिन्हें आईसीसी रेफरी के नाम से जानते हैं। अंजलि राय की बात कर लेते हैं तो टेस्ट अंपायर की बात कर लेते हैं, तो टेस्ट एम्पायर में कौन है तो अंजलि राय है, भारत की पहली महिला। किम कॉटन की बात कर लेते हैं, तो किम कॉटन में एम्पायर जो है वो विश्व की पहली महिला है जो अंपायर रही है। किम कॉटन कौन है? किम कॉटन इनका नाम है। क्लेयर पोसेक की बात कर लेते हैं, पोलोसोक की। क्लेयर पोलोसोक की बात कर लेते हैं तो ओडीआई में एम्पायर रही है विश्व की पहली महिला। ओडीआई में अंपायर रही है क्लेयर पोलोसोक। सड़क सुरक्षा बल की बात कर लेते हैं, तो सड़क सुरक्षा बल लॉन्च जो है वो फर्स्ट भारतीय राज्य जो है, यानी कि पैदल चलने का जो अधिकार है वो पंजाब सरकार ने अभी दिया था। और इसी के साथ में सड़क सुरक्षा बल जो है वो लॉन्च किसने किया है तो पंजाब ने लॉन्च किया है। एसएसएफ ने इसका गठन किया है। और यहाँ के पंजाब के सीएम कौन है तो भगवंत मान है। पंजाब दुर्घटना को हॉटस्पॉट करने वाला पहला राज्य भी कौन बना है तो पंजाब ही दुर्घटना को हॉटस्पॉट करने वाला पहला राज्य बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। रैपिड स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को रैपिड स्टडी 1 को जरूर ज्वाइन कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना रैपिड स्टडी 1 से, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। हैंड नोट इसके अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट